जुड़ चुके हैं अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, और वीएल अंबाला जी भी जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप लोगों से बाजार पर ही टिप्पणी जानना चाहेंगे। अविनाश सर, सबसे पहली टिप्पणी आपकी, कैसे देख रहे हैं सर? बहुत कुछ चल रहा है दुनिया भर के अंदर, भारतीय बाजार भी उससे अछूते रह नहीं सकते हैं। आप कल फिर से सिल्वर ने नया हाई लगा दिया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अब देखने को मिल रही है, लेकिन जो रैली देखने को मिल रही है सर, किस तरीके से देख रहे हैं और ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी भारतीय बाजारों को? नहीं, पहले तो गुड मॉर्निंग विपुल। मुझे लगता है कि बाजार का जो मूड है वो मेरे ख्याल से एक डेफिनेटली अभी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक होगा। जैसे कि कल जो रिजल्ट अपडेट्स आए हैं ज्वेलरी कंपनीज के, जैसे कि मैं देख रहा था टाइटन ने करीबन 40% ज्यादा डिमांड कहा है कि दिसंबर के क्वार्टर में आया है। प्लस मुझे लगता है कि बैंकों की बात करें तो पीएसयू बैंकों ने बहुत अच्छा अपडेट दिया है। एफएमसीजी कंपनीज की बात करें तो वहां पे भी वॉल्यूम ग्रोथ 5 to 6% आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अलग अलग पॉकेट्स में अच्छा सिनेरियो दिख रहा है। अगर हम ऑयल कंपनीज की बात करें तो क्रूड के कीमतें गिरी हैं, तो उसका असर आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे पॉजिटिवली देखने को मिलेगा, जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी है। और एक जो डेवलपमेंट मॉर्निंग में मैंने देखा है जो शायद अभी भी कंटिन्यू हो, कि रुपया अभी थोड़ा अप्रिशिएट हो गया। अगर रुपया अप्रिशिएट होता है विपुल, तो वो इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी बात है, और वो शायद एक कारण बनेगा कि सेकंड हाफ में मार्केट्स थोड़ा सा एक रिकवरी मोड में आपको देखने को मिले, क्योंकि एफआई की बिकवाली काफी हो चुकी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्केट के ऊपर काफी कंस्ट्रक्टिव है, और अभी 12-13 तारीख के बाद तो नतीजों का सीजन शुरू हो जाएगा। तो सब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक होगा, जहां पे नतीजे अच्छे आएंगे वहां पे अच्छा आपको बाउंस देखने को मिलेगा। तो मैं निवेशकों को यही कहूंगा कि थोड़ा इंतजार करें, नंबर्स आने के बाद मार्केट में आपको बहुत सारी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और अगला मेरा जो सवाल था वो भी रुपए को लेकर के ही था, और जो आज 26,200 के ऊपर क्या निफ्टी जाएगा, जो थम आज लगाया है हमने, वो भी इसी उम्मीद में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रुपए के में जिस तरीके से रिकवरी है और 90 के नीचे जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है डॉलर के मुकाबले, तो वो एक मतलब ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि, और देखिए आप लोअर लेवल से क्या शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है, पर ये सस्टेन करती है कि नहीं, इस पर हम निगाहें रहेंगी। लेकिन रुपये का इम्प्रूव होना डॉलर के मुकाबले, ये एक अच्छा साइन है। तो देखते हैं क्या गतिविधि रहती है। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या रहेगा बाजार के लेकर के, और आज की क्लोजिंग कहाँ देख रही हैं आप? और यही हमारा पोल भी चल रहा है, और इसमें हमने 4 विकल्प दिए हैं। 26,100 के नीचे ये मानने वाले 33% लोग हैं, 26,100 से 26,150 के बीच मानने वाले करीब अब 22% लोग हो गए हैं, 26,150 से 26,200 के बीच 19% लोग मान रहे हैं कि क्लोजिंग होगी, और 26,200 के ऊपर मानने वालों की संख्या भी 26% है। तो दूसरे नंबर पर लोग इसे चूज कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? देखिए, आज के बाजार को मैं 26,200 के जस्ट क्लोज देख रही हूँ। अब वो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि 26,200 और 26,120-50 के अंदर हो जाएंगे, एग्जैक्टली हो भी गया। बट आज 26,200 एक बार बाहर तो निकलेगा, यानी उसके ऊपर एक बार प्राइस तो जाना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी थोड़ा सा कंसर्न रहेगी आज भी विपुल जी। टेक्निकली अगर हम देखें तो 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास में प्राइस है, तो वहां से जनरली अमूमन थोड़ा बहुत बाइंग का सेंटिमेंट ट्रिगर होता है। बट जो अभी हमको ग्लोबल मार्केट से जो हैंडओवर्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है। एंड जैसे कि अभी हाईलाइट भी किया है आप लोगों ने कि जो रुपये थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो डॉलर थोड़ा सा वीकन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी सी रिलीफ की बात ही है। नाउ इस कंडीशन में हमारे जो रिजल्ट का जो सेशन शुरू होगा, ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा आईज लगे हुए हैं इसके ऊपर, क्योंकि यही एक ऐसी चीज बची है जो सेंटिमेंट्स को स्टॉक एंड सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा सा बदल सकते हैं। जैसे वाटर सेक्टर ने अपने रिजल्ट्स को ऑलरेडी अनाउंस करना शुरू कर दिया है, एंड सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स है। बैंकिंग ने भी अपने रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया है, एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट है। बट एज कंपेयर टू एनबीएफसीज या फिर जो मार्केट के जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो डेटा है, उसमें उतना ज्यादा सेटिस्फाइंग बैंकिंग नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा बहुत डिप कल हम लोगों ने देखा। तो जो एक्शन लेने हैं हमको सेक्टर वाइज, अभी आने वाले समय में हमको कोर सेक्टर्स के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो कोर सेक्टर पे बहुत ज्यादा नजर हमको बना करके रखने की, एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ है, वहां पर ग्रोथ उतनी दिखी या नहीं दिखी, क्योंकि वो बाकी सारे सेक्टर्स को फिर लेकर के चलते हैं। तो ये एक रहेगा जो हमको क्लोजली वॉच करना है। हालांकि 26,200 के ऊपर एक बार जाएंगे, सस्टेन होना, क्लोजिंग होना थोड़ा सा मुझे आज डाउट लगता है। चले एक बार जरूर जाएंगे। चलिए, निगाहें रहेंगी, देखते हैं क्या होता है, और एक एक करके जो है इन तमाम विषयों पर आगे भी चर्चाएं दिन भर
चलती रहेंगी। लेकिन अपने फॉर्मेट पर आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले दर्शकों की कुछ एक टिप्पणियाँ, उसके बाद से हमारे जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उसके ऊपर फोकस। तो सबसे पहले जो प्रश्न भेजा है वो साहिल खान साहब, कुछ कह रही मैम आप? सॉरी। हाँ जी, मार्केट के बारे में बात करते करते आप लोगों को गुड मॉर्निंग करना तो भूल गई। अरे गुड मॉर्निंग टू यू एंड अविनाश जी, अरे मैम, एंड गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल मॉर्निंग, व्यूअर्स। सबका दिन शुभ हो, ये पूरा साल शुभ हो, हम तो ये कामना कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग मैम। और चलिए अब बात कर लेते हैं साहिल खान साहब की। जेबीएम ऑटो को लेकर के सर जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं 40 शेयर हैं, 667 पर बाई कर रखा है, लेकिन अच्छा नज़रिया इनका शॉर्ट टर्म का है। ये थोड़ा सा मामला भी जो है इनका गड़बड़ है, लेकिन ठीक है, अभी ज़रा देखते हैं। जेबीएम ऑटो अभी चल रहा है 665 पे। सर 2 रुपये नीचे है, इनकी खरीद से कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन आपका नज़रिया ज़्यादातर जो है आप लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की बात ही करते हैं, लेकिन आज की जो रिकवरी है इस पर कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहें साहिल खान साहब के लिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर, और बाकी मैम स्टॉप लॉस टारगेट आप बता दीजिएगा। एक ऑटो इंसलरीज पे व्यू और जेबीएम ऑटो पे टिप्पणी मैं पहले अविनाश सर से ले लेता हूँ। जी सर। नहीं विपुल, मुझे लगता है कि देखिए कंपनी तो बहुत बढ़िया है। मारुति का काफी बड़ी वेंडर है और ऑटो सेक्टर में जिस प्रकार की तेजी हमने अभी तीसरी तिमाही में देखी है, लग तो रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसेंजर कार जो सेगमेंट है वहां पे ज्यादातर जेबीएम ऑटो काम करती है और मुझे लगता है कि इनका नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स होना चाहिए। देखिए ऑटो सेक्टर अभी बहुत समय के बाद ट्रैक्शन दिखा रहा है, जीएसटी कट हो गए हैं, रेट कट हो चुका है, बारिश अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सब्र और इंतजार करिए, 6 to 12 मंथ्स में मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई होगी। तो यहाँ पे निवेश कंटिन्यू होल्ड करिए। मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स का नजरिया करते हैं तो यहाँ से कम 15-16% की अपसाइड तो पॉसिबल लग रही है। ये बात है खान साहब, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। मैम एक आपने ट्रेड आपने दिया था, वो था HFCL को लेकर के। यहाँ हमारे एक दर्शक हैं स्टडी क्लासेस अखिलेश के नाम से, वो उन्होंने HFCL के शेयर ले रखे हैं, 71.29 का हाई लगाया है सर। ये कह रहे हैं कि कल भी तेज़ी थी, क्या आज 75 का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है? आज एक ही दिन में सर कितनी तेज़ी एक्सपेक्ट करेंगे या फिर दोबारा टूटेगा? प्लीज़ सजेस्ट में। और कह रहे हैं कि 70 रुपये के पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, तो 70 की इनकी खरीद है, उनकी खरीद के आसपास ही है। 75 का फर्स्ट टारगेट कह रहे हैं कि क्या मिल सकता है आज? आराम से होल्ड करिए, इसमें 2-3 बार क्वेरीज आ भी चुके हैं और 70 रुपए के आसपास 69-70 पर बाय रेकमेंड किया था। उसके बाद ये गया 62, फिर लोगों ने सवाल आए सामने कि होल्ड करे कि नहीं। अभी होल्ड करिए, वेट फॉर द टारगेट, एंड लाइकली है, मतलब ये आपको 75, 83, 82 और 90 के टारगेट्स दे सकता है। शॉर्ट टर्म की बात मैं कर रही हूँ, तो फिलहाल बने रहिए अपनी पोजीशन में। स्टॉप लॉस को वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखें कि जब आप पोजीशन बना रहे हैं तो आपको उसको जरूर प्रायोरिटी देनी है। फिलहाल अभी इसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों पेंडिंग है, वेट कर लीजिए। चांसेस है कि 75 आज चला जाए, 1-2 दिन में 82 तक भी जा सकता है। ठीक। एक जो है हमारे एक दर्शक हैं गोविंद सिंह जी। सर कल एक शेयर चला काफ़ी धुआंधार तरीके से, एमक्योर फार्मा, अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। इस पर हमारे एक दर्शक का भी सवाल है। आज भी ये 2.25% ऊपर है, 1564 का लेवल देखने को मिल रहा है। गोविंद सिंह जी कहना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे टारगेट मुझे क्या रखने चाहिए? इस सेक्टर को लेकर के सर फार्मा में आज अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिल रही है, अलग अलग शेयरों में लुपिन अच्छा चल रहा है, बाकी शेयर अच्छे चल रहे हैं। आपका व्यू अगर आप इसको ट्रैक करते हो तो एमक्योर फार्मा को लेकर के कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए रिसेंट लिस्टिंग है और कंपनी काफी वेल मैनेज्ड है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से इनका बिजनेस मॉडल है वो डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में ये काम करते हैं। देखिए मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़े एक छोटे दायरे में काम करे, लेकिन अगर नजरिया मेरे ख्याल से साल भर का है तो डेफिनेटली हमको लगता है कि यहाँ से भी अच्छी खासी बढ़त मिलेगी। शॉर्ट टर्म में नहीं बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आपको खरीदना भी है तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी पोजीशन आप ऐड कर सकते हो, लेकिन नजरिया कम से कम साल भर का रखें। नज़रिया थोड़ा साल भर का रखना चाहिए। और इस बीच हमारे एक दर्शक जिन्होंने आईडी जो है विपुल सर फैन के नाम से बनाई हुई है, तो पहले तो थैंक यू सर, लगातार आपको धन्यवाद करते रहते हैं। लेकिन सर मैम इनका सवाल जो है, कह रहे हैं प्यारे गुरुदेव विपुल सर सुप्रभात, राधे राधे, आपको भी राधे राधे सर। और कह रहे हैं विमता लैब को बाय किया हुआ है 598 पर, होल्ड कर दूं या सेल कर दूं, प्लीज़ सजेस्ट। तो ये विमता लैब को लेकर के थोड़े से परेशान हैं। अभी अगर हम देखें तो ये भाव चल रहा है 626, बहुत ज़्यादा लॉस में है और इनकी खरीद का भाव
नहीं नहीं लॉस में नहीं, सॉरी 598 है, 598 पे बाय किया हुआ, तो प्रॉफिट हो रहा है मैम इनको। तो कहाँ पे प्रॉफिट इनको बुक करना चाहिए, क्या सजेशन रहेगा आपका भाई साहब के लिए? देखिए विपुल जी, इस स्टॉक का एक नेचर है, और जब भी ये स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेजेस पर आया है, वहां से अमूमन हर बार एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू हुई है। एंड जब दोबारा बात कर रहे हैं तो 590 इज द मूविंग 200 डेज मूविंग एवरेज फॉर विमता लैब्स। एंड थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी अगर हम जाएंगे, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप स्टॉक्स को देखें कि किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। इससे पहले जून में आया था और वहां से लगभग इसने 100% का गेन दिया है, और वो भी 3-4 महीने के अंदर में। बिफोर दैट ये आया था आपका अप्रैल 2025 में, एंड वहां से भी इसने लगभग 40% का गेन दिया। उससे भी पहले एक बार और आया था आपका 7 अक्टूबर 2024 के पास में, वहां से भी इसने 122% का गेन दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको आपका जवाब मिल जाना चाहिए कि आज ये स्टॉक 624.25 पर है, तो यहाँ से अपसाइड की पॉसिबिलिटीज कम से कम आप देख के चले तो कम 800 रुपए की है, एंड और भी अगर स्ट्रेच हुआ तो 850 तक भी ये जा सकता है। समय की डिमांड करता है आपसे कि कम से कम 1 क्वार्टर से 6 क्वार्टर, 1 क्वार्टर से 4 4 क्वार्टर्स का, यानी 3 महीने से 12 महीने का समय आप इसको देंगे तो ये आपके लिए अगेन परफॉर्म कर सकता है। तो फिलहाल मेरी सलाह आपके लिए यही है कि आप इसको होल्ड कर लीजिए। ज्यादा स्टॉप लॉस आपको देखना है तो 540 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, एंड डू एक्सपेक्ट अ लिटिल बिगर टारगेट इन दिस। आपकी पोजीशनिंग ठीक ठीक स्टॉक में है, तो फिलहाल वो रिएक्ट करने के लिए भी तैयार है, इसका पुराना प्राइस भी वैसे ही है। नाउ एक और चीज आपको हमेशा देखनी चाहिए कि जब ऐसा हो तो क्या स्टॉक अपने सेक्टर से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, ये आपको हमेशा चेक करना चाहिए। तो सेक्टर का मल्टीपल इसमें 34-35 के क्लोज है, एंड ये स्टॉक 37-38 के बीच में है मल्टीपल्स के मामले में, और प्रॉफिटेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वापस से बाइंग इंटरेस्ट एक मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल बनता है। तो बने रहिए फिलहाल के लिए, बने रहिए फिलहाल के लिए, ये सलाह है आपके लिए। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है वो लेना चाहेंगे। पटेल क्रिएशन कीर्तन के नाम से आईडी बनाई हुई है इन्होंने, भाई साहब ने। आखिरी के 2 सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद से आज की थीम पर बातचीत शुरू करेंगे। इन्होंने सर JSW इंफ्रा को लेकर के इनका प्रश्न है, 280 के भाव पर लिए हुए हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या टारगेट इनको रखने चाहिए। सर इस सेक्टर के अंदर भी डुओपोली है अभी, जो एक तरीके से दुनिया भर में वातावरण चल रहा है, क्या आपको लग रहा है, क्या इस सेक्टर का भविष्य दिखाई दे रहा है पोर्ट बिजनेस का? अभी 276 के आसपास चलता हुआ इन्होंने जो है 280 के आसपास लिए हुए हैं, तो ज़्यादा लॉस में तो नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर JSW इंफ्रा को लेकर के? नहीं देखो विपुल, पहली बात तो जो पोर्ट कंपनी आप बता रहे हो, यहाँ पे जो इनका कंपेरेबल पेयर है वो तो अडानी पोर्ट है। हाँ। और JSW इंफ्रा ने भी पोर्ट का बिजनेस में एंट्री की है। देखिए ग्रुप भी बहुत सॉलिड है, काफी इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। मैं इनको यही कहूंगा कि अगर आपको JSW इंफ्रा में पैसा बनाना है तो मेरे ख्याल से कम 1.5 साल का नजरिया रखें, क्योंकि ये ऐसे कंपनीज है जो थोड़ा समय दिखाएंगी नंबर्स दिखाने के लिए, लेकिन एक बार नंबर आता है तो उसके बाद इसमें भरपूर तेजी आएगी। तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा अगर इन्होंने खरीदा है, और अगर इनका नजरिया बहुत ही शॉर्ट टर्म है तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। बट हाँ, अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली आने वाला साल इनके लिए अच्छा रहेगा। देखो पोर्ट बिजनेस बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अगर हम देखें तो पोर्ट एक बहुत बड़ा यंत्र होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें निवेशित रहिए, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दे दीजिए, तभी आपका पैसा बनेगा। ठीक। चलिए इस बीच जरा एक बार के लिए निफ्टी का चार्ट देख लिया जाए। और मतलब देखिए, मतलब जिस समय हम लोग थम लगा रहे थे 26,100 भी टूट गया था नीचे की तरफ, और मतलब बड़े डरते डरते जो है हमने थम लगाया था 26,200 के ऊपर होगी क्या आज फिर क्लोजिंग। और वो देखिए 26,184 का लेवल अब देख रहे हैं, 126,186 नए हाईज बनते हुए निफ्टी के अंदर। 26,187 का हाई जो है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लगा है, और 26,183 186 के बीच में ट्रेड करता हुआ। तो अच्छी शानदार रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। तो ये है कि मतलब जो है अब उम्मीद की जा सकती है कि निफ्टी जो है वो 26,200 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अम्बाला मैम, इस पर भी एक टिप्पणी आपकी रहेगी। और एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने 200 रुपये की धनराशि जो है वो हमें भेजा हुआ है उन्होंने, और इनका प्रश्न जो है वो आया हुआ है GSFC को लेकर के।
और इन्होंने कहा है कि 178.95 पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है और कह रहे हैं कि आई रेस्पेक्ट योर एवरी डिसीजन मैम, आपके हर फैसले का ये सम्मान करते हैं। ये ट्रिप डिप घोष के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। तो क्या टिप्पणी रहेगी आप जीएसएफसी को लेकर आपकी? GSFC राइट? जी जीएसएफसी मैम। ओके। तो देखिए आप अभी ये 182.50 क्लोज टू 182 के आसपास ही अभी है। जी तो आप थोड़ा सा प्रोविजनिंग रख लीजिए क्योंकि चांसेस हैं कि ये 177 से 175 एक बार और ट्राई करे, एक बार और टेस्ट करे बिफोर हिटिंग 190 फर्स्ट टारगेट एंड 200 एंड 215। और ये जो टारगेट्स हैं ये लगभग आपको 4 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट्स में यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। सो रादर कि आप इसमें एग्जिट प्लान करें, आप इसमें एवरेजिंग थोड़ा बहुत एडिशन का प्रोविजन रखिए एंड इट इज वेरी लाइकली कि स्टॉक आपको जो टारगेट्स में यहाँ पर बात कर रही हूँ 190, 200, 215 ये आपको हिट होते हुए दिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो 170 का मेंटेन करके हम चल सकते हैं। रिक्वायर्ड होगा तो ही आप 175 के आसपास थोड़ा सा एडिशन करने का प्रोविजन रखिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो टारगेट्स हैं वो आपके लिए एक अच्छा एग्जिट बन रहे हैं, आपके पैसे भी बन रहे हैं आपकी एंट्री के हिसाब से, एज इट इज भी होल्ड करके रख सकते हैं, बट स्टॉप लॉस शुड बी एट 170। बोलने में थोड़ा सा मेरे को तकलीफ हो रहा है तो आई विल गो लिटिल थोड़ा कोई सा। बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, आप अपना आराम से समय लीजिए। 215 के टारगेट बताए ना आपने? हाँ 190, 200, 215 और 4 महीने का व्यू है। 170 रुपए का स्टॉप लॉस है। ठीक, उम्मीद करते हैं घोष साहब आपको उत्तर मिल गया होगा, उत्तर से संतुष्ट होंगे। मैम एक टिप्पणी आपसे और हम इसलिए लेना चाहेंगे, कल आपने कल परसों में एक कॉल दी थी और कल काफ़ी लोगों के सवाल थे। मयंक श्रीवास्तव जी तो अभी पूछ रहे हैं, लेकिन कल शायद रीमा जी थी या कोई और दर्शक थी, वो भी कई बार शाम तक पूछती रही कि मैम से पूछ लीजिएगा। MEIL को लेकर के जो है अभी क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, निकल जाना चाहिए, अभी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? चंद्र प्रकाश जी भी पूछ रहे हैं मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी और क्या करें भाई। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं क्योंकि बहुत लोगों ने हो सकता है ट्रेड लिया हो कहने पर, उनके लिए कोई स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन है क्या? नहीं, 340 रुपए का स्टॉप लॉस था, अभी भी वही है और मेरे ख्याल से 375 के पास की बाइंग है और जो टारगेट थे मैं 400 से स्टार्ट हुए थे तो अभी इट इज 364 ओनली। तो अभी आप इसको होल्ड करिए। देखिए जब भी आप कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेते हैं तो कई बार बहुत अच्छी मूवमेंट जल्दी हो जाती है। मल्टीपल एग्जांपल्स पास्ट में इसके हमने देखे। कई बार समय लगता है और वो जो मूवमेंट समय लेकर के चलता है वो सस्टेनेबल वाला मूवमेंट आता है। तो फिलहाल आप इसमें बने रहो, स्टॉप लॉस टारगेट दिया हुआ है, उसी का वेट, उसी के साथ में आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक दो रिजल्ट्स और आएंगे जब अलग अलग सेक्टर से ऑटो अपने रिजल्ट्स आउट कर ही रहा है। कोर सेक्टर की जब मैं बात कर रही थी, स्टील हो गए, एक दो सेक्टर्स के रिजल्ट जब आने शुरू होंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर मोमेंटम बनना वेरी लाइकली कि हो जाएगा। तो फिलहाल स्टॉप लॉस टारगेट का साथ में आप इसको होल्ड करिए। ठीक, अच्छा समय तो हो गया है हमारे अगले सेगमेंट का, लेकिन अविनाश सर एक छोटी टिप्पणी अगर आप कर दें फिर हम फटाफट अगली टिप्पणी अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े। रविंद्र सिंह जी आपसे ही जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं अविनाश सर से प्लीज़ दीपक नाइट्राइट पर व्यू दिला दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्या अभी एवरेज भी कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म व्यू है, आपका व्यू जानना चाह रहे हैं दीपक नाइट्राइट को लेकर के, क्या भविष्य आप देख रहे हैं? नहीं बिल्कुल, अगर आपका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है, क्योंकि देखिए दीपक नाइट्राइट अभी इस लेवल पे पहुंचा है कि जो एक्सपेंशन के जो प्रोजेक्ट्स है उसका असर आपको 26-27 यानी अगले साल देखने को मिलेगा और कंपनी बहुत वेल पोजीशन्ड है। देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स में काफी दिग्गज प्लेयर है और मुझे लगता है कि केमिकल सेक्टर की बात करें तो बहुत समय तक अंडर परफॉर्म किया है। हमारा मानना है कि अगले साल स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में वापस एक अपटर्न आपको देखने को मिलेगा और दीपक नाइट्राइट एक बहुत फ्रंटलाइन प्लेयर है इस सेगमेंट में, बहुत सारे सेक्टर्स को वो केटर करता है। तो नजरिया अगर आपका कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे निवेश करिए और एवरेज करिए। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन टाइम की जरूरत है, आपको कम से कम 12-15 महीना यहाँ पे देना पड़ेगा। चलिए ठीक, इसी के साथ अब आगाज करते हैं फटाफट आज के हमारे पहले सेगमेंट का, जिसमें कि हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। वो शेयर जो कि गूगल के ट्रेंड में ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ खबरों के चलते ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारा चैट बॉक्स है उसमें भी जो शेयर जो है वो ट्रेंड करते हुए दिखाई देते हैं, उनको भी हम इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल करते हैं। एक एक करके जो है तमाम शेयरों पे बातचीत शुरू करते हैं। पहले शेयर पे सर सबसे ज़्यादा जो है नंबर 1 पे जो ट्रेंड कर रहा है, एक तो IPO है जो भारत कोकिंग कोल का है, इस पर भी व्यू ले लेंगे।
लेकिन सबसे पहले जो है रिलायंस पे बात करना चाहेंगे आज, और आप दोनों की टिप्पणी इस पर जानना चाहेंगे। रिलायंस पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की जो है रिपोर्ट्स भी आई हैं 1800 के ऊपर तक के टारगेट निकल करके आते हुए। अभी क्या करना चाहिए सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1500 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। क्या अभी जो है यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है? पिछले 3 दिन से ये लगातार ट्रेंड में बना हुआ है और बाजार को नीचे लाने में इन भाई साहब की बड़ी भूमिका रही है। नहीं विपुल, मुझे लगता है कि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस शेयर में आप पैसा तभी बनाते हो जब थोड़ा सा आप कॉन्ट्रा ट्रेड करोगे। रिलायंस में फंडामेंटली मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तीसरी तिमाही जो आएगी उनके जीआरएम्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे और इसका असर इनके प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली ऑयल एंड गैस के बिजनेस पे आएगा। अभी तो हमने ये भी खबर सुनी है कि रिलायंस बेसिकली मिनरल वाटर में आने वाला है, तो नए नए बिजनेसेस रिलायंस कोशिश कर रहा है कि एंटर करे। बट सबसे बड़ी बात है कि इस साल दैट इज मार्च के बाद मार्केट को ये भी अनुमान है कि शायद रिलायंस रिटेल का डीमर्जर या मोनेटाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि 1500 के करीब अगर कोई खरीदिया है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक में कोई ना कोई कारण से स्टॉक थोड़ा गिरा है, लेकिन 1475 1500 का लेवल अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदना चाहिए। अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, अच्छी खासी बढ़त आपको अगले साल तक मिलेगी। ठीक। मैम आपका व्यू, लेवल्स क्या रहेंगे अभी? रिलायंस को लेकर के एक डिटेल डिस्कशन विपुल जी हम लोग कर चुके हैं कि क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसमें वैल्यू अनलॉकिंग का मौका मिलेगा। कंपनी जो नए नए बिजनेस मॉडल्स को ये अपने अंदर ले रहे हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो में ले रहे हैं, तो उससे फायदा ही होने वाला है। एंड कई सारे बिजनेस क्लास ऐसे हैं जिसमें डीप पॉकेट्स की जरूरत होती है, दे क्वालिफाइड फॉर दैट। सो ये कुछ ऐसे बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग रिलायंस में एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली ऑन प्राइस चार्ट, यानी एक एब्सोल्यूट रिटर्न प्राइस चार्ट पर तो इन्वेस्टर्स को दिखेगा ही, साथ में जब ये कंपनीज अलग होकर के डीमर्ज करके आपको मिलेंगी, आपको बोनस के थ्रू मिल जाए या आपको लिस्टिंग का बेनिफिट मिल जाए, वो भी एक वैल्यू अनलॉकिंग वहां पर मिलने वाली है। नाउ रिलायंस को खरीदे कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो सवाल आना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो आप इसको अभी भी, ये बहुत ज्यादा टूटेगा नहीं, टू बी स्पेसिफिक कि कितना गिर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो रेंज मैं अभी देख पा रही हूँ, कल भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि 1450 के आसपास 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे आप इसकी रखिए इसका प्रोविजनिंग, बट 1450 के आसपास के भाव पर ये खरीदने लायक बनेगा। एंड वहां पर आपको निश्चिंत होकर के कॉन्फिडेंस के साथ में इसको खरीदना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और यहाँ से जो टारगेट दिए हैं 1800, साल भर के नजरिए से अचीवेबल टारगेट है, तो वन कैन ट्राई फॉर दिस। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और शेयर की जिसको लेकर के चिंताएं काफ़ी हो रही हैं। वो है एलडीआर के इशू को लेकर के। एचडीएफसी बैंक लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके पोर्टफोलियो में है, क्या करें अविनाश सर, एक महीने में करीब 5%, पिछले 6 महीने में भी 3-4% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। बीते 6 महीने से कोई पॉजिटिव रिटर्न आए नहीं है। आपकी सलाह क्या रहेगी अब एचडीएफसी बैंक को लेकर के? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक हो गया है जहां पे कोई नया ट्रिगर नहीं है। अगर आप दूसरे बैंकों का बिजनेस अपडेट देखोगे तो मार्केट काफी एक्साइट है, स्पेसिफिकली सरकारी बैंक्स की अगर हम बात करें तो पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है। तो हमारा मानना है कि देखिए अभी सरकारी बैंक्स काफी वेल पोजिशनड है। हो सकता है कि आपको सरकारी बैंक्स में ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिले और डेफिनेटली वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक जिनके पास है वो होल्ड करे। देखिए नंबर्स आएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, नंबर्स का विश्लेषण होगा। मुझे लगता है उसके बाद एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो हम देखेंगे, बट फ्रेश बाइंग अभी फिलहाल मत करिए। जिनके पास है वो होल्ड करे, और अगर खरीदना ही है तो मैं समझता हूँ कि फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसके बाद कैनरा बैंक है, ये विकल्प देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लगा है। ठीक सर, आपका समय भी हो गया है सर। जाते जाते बजट को लेकर के कुछ सलाह दे रहे हैं सर आप? अभी कहाँ पे कुछ बाइंग की जा सकती है, या फिर जाते जाते कोई रिकमेंडेशन आपकी और साथ में डिस्क्लोजर सर? देखिए मुझे लगता है कि बजट में फर्टिलाइजर सेक्टर और मेरे ख्याल से जो ऑटो सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके वहां पे अच्छी अनाउंसमेंट्स आ सकती है। मेरे ख्याल से देखिए दिग्गज में हमको यही स्टॉक अच्छा लग रहा है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ऐसे वीक बाजार में अगर आपको पोजीशन लेनी है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा क्वांटिटी एमएनएम में खरीद के बैठ जाइए। बजट में नहीं, बट डेफिनेटली जो रिजल्ट्स आएंगे दिसंबर क्वार्टर के बहुत ही दमदार आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम कोई रखता है तो 3950 4000 का भी लेवल पॉसिबल है।
तो ये हमारी तरफ से एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पिक एमएनएम। चलिए और मैम सर डिस्क्लोजर इनफैक्ट देखिए विपुल, जो भी स्टॉक्स हमने आपको बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स को भी वही स्टॉक्स हमने बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अम्बाला जी हमारे साथ बनी रहेंगी और साथ ही साथ हमारे साथ थोड़ी देर में अमित जैन जी भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन मैम जरा बड़े बड़े शेयरों पे तो काफ़ी बात हो गई, थोड़े छोटे छोटे शेयरों पे भी बात कर लेते हैं। और वो है एक तो मीशो, देखिए आप आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है, 5% का लोअर सर्किट लगा है। आज इसका जो है लॉक इन पीरियड जो है वो समाप्त हो रहा है, 2% एंकर इन्वेस्टर वाला, तो उसके चलते 5% का लोअर सर्किट जो है मीशो के अंदर देखने को मिल रहा है। ये अपने जो इसने हाई लगाया था वहाँ से करीब करीब अगर हम देखें तो 30-32% करेक्ट हो गया है। और कितना करेक्शन बाकी है, आप किस लेवल पे कंफर्टेबल होंगी मीशो में? मैं इसको 130-35 पर देख पा रही हूँ विपुल जी, एंड मैं वहीं पर पहले कोई इसमें बाय करना या नहीं करना वाला भी जो स्टेटमेंट आएगा वो मेरा 135 के पास ही मैं उसको ज्यादा कंफर्टेबली देखूंगी, क्योंकि हो सकता है कि उस बीच में कंपनी के डेटा वगैरह भी आ जाए एंड पोस्ट लिस्टिंग या उसका पहला डेटा बनेगा, पहला रिजल्ट बनेगा। तो डेटा के साथ प्राइस को अलाइन करके देखना बहुत बहुत जरूरी है कि जो ब्यूटीफुल पिक्चर हमने आईपीओ से पहले देखी, क्या वो आईपीओ के बाद वाले मार्केट में भी सस्टेन्ड है, तो उस चीज को ऑब्जर्व करना देखना जरूरी है। सो 130 से 135 तो मैं तो देख पा रही हूँ एंड आई विल वेट फॉर दैट। उससे पहले ये मुझे बहुत महंगा लगता है। अच्छा, जो लोग ले चुके हैं अब तो मान लीजिए उन्होंने आपको समय से पहले नहीं सुना, अब वो सुन रहे हैं, नए नए जुड़ रहे हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे? क्या एक बार लॉस बुक करें और नीचे आने का वेट करें, या शांति से बैठे रहें, जब नीचे आ जाए जो लेवल आप कह रही हैं उसके बाद एवरेज करें? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सिंपल, अगर आप मुझसे मेरी बात को समझते हैं, या फिर आप आपको लगता है कि अभी तक आपने ऑब्जर्वेशन मुझे रखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, आई मीन दैट्स योर रेटिंग, जो व्यूअर्स देख पा रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि मीशो इज नॉट समथिंग टू होल्ड एज ऑफ नाउ। तो क्लियर स्टेटमेंट में बुक कर लेंगे तो आपका लॉस नहीं है, क्योंकि ये, और जब मैं बात ही कर रही हूँ यहाँ पर, हो सकता है मैं हर बार सही नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि 135 पर ये आ जाए तो आपका नुकसान काफी बढ़ सकता है। तो अभी आप चाहें तो बिल्कुल निकल सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा मैंने एक दूसरा स्टॉक सुझाया भी था, वो था ग्रुप, कि अगर आपको एक अगला सवाल मेरा वही है, तो उस पर हम आपके पास आते हैं। मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक्स हो और हम छोड़ दें ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन ये देखिए जो है बड़ा ज़बरदस्त कोट पहन करके अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा पर। और सर, गुड मॉर्निंग। गजब स्मार्ट लग रहे हैं सर, मतलब ये है, ड्रेसिंग सेंस आपका ज़बरदस्त है। हर बार जब आते हैं कुछ नया, कुछ क्रांतिकारी लुक लेकर के आते हैं, बहुत शानदार सर। बाजार भी क्रांतिकारी होने वाला है कुछ 8-15 दिन में। अरे सर, हो जाए कुछ तो हो, मतलब जो है कभी कभी तो थकाने लगता है, तब लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, आज क्या लग रहा है सर? हालांकि अभी हमारा सेगमेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी टिप्पणी हल्की सी कर दीजिए। कहाँ क्लोजिंग देख रहे हैं आप? हमने बोला 26,200 के ऊपर हो पाएगी क्लोजिंग, या फिर 26,200 के नीचे रहेगी? सर 26,250 के ऊपर आ जाती है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जब तक 26,250 के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक 25,975 और 26,250 की रेंज लगती है। ओवरऑल एक बड़ी बात कहना चाहूंगा, आज हम 7 जनवरी 2026 पे खड़े हुए हैं। अगले 15 दिनों के अंदर या फिर बाजार में 27,500 का भाव छपेगा या फिर 25,000 का भाव छपेगा। 25,000 का भाव अगर आना है तो उसको 25,975 के नीचे की स्टेबिलिटी दिखाना पड़ेगा, तब तो 25,000 का भाव आ सकता है। और 26,250 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है, आज कल परसों की क्लोजिंग मिल जाती है, स्पेशली वीकेंड की, तो ये 27,500 के लिए कंफर्मेशन दे देगा। तो अभी इन स्तरों पर बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर 100 पॉइंट महंगा भी लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश ब्रेकआउट के बाद बाय करना चाहिए 27,500 के लिए, जो पिछले बार भी एक टारगेट देके गया था 26,500 का, 27,500 का। चलिए, तो मतलब आर या पार, या तो आर या पार 8 से 15 दिनों के अंदर ये हो जाएगा। सेटअप ऐसा बन चुका है जो ब्रेकआउट सेटअप कहते हैं जिसको हम, या फिर डाउनसाइड या फिर अपसाइड। चलिए, तो मतलब जो है आर या पार की स्थिति है, ये मानना है सर का यहाँ पर। आपने कहा ना अभी कि अब लोग थक जाते हैं, तो अब ये थक चुके हैं लोग, और ये थकाने वाला समय एग्जॉस्ट हो रहा है 8 दिनों के अंदर। चलिए, तो अगले 10-15 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है,
बोनस के साथ बने रहिए। बाकी जो है सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। माला मैम, तो जो बात चल रही थी वो थी ग्रो को लेकर के। धुआंधार फिर से रिकवरी आई है 2 दिन की 3 दिन की सुस्ती के बाद, और ये बातचीत लगातार हम कर रहे थे। फिर से जो है एक ही दिन में 4-4.5% की मतलब शानदार जंप इसने मारा है। 150-55 पे आप उस समय पहले भी कह रही थी खरीदने के लिए। अभी क्या करें मैम? ये जो रिकवरी है थोड़े दिन चलेगी क्या? अभी भी खरीद सकते हैं कि निकल गई गाड़ी? नहीं, अभी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आज भी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपका लगभग 30 रुपए का स्टॉप लॉस है एंड 185 का आपका टारगेट है, तो अभी भी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है कंसिडरिंग द फर्स्ट टारगेट ओनली। उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट टारगेट 185 का है, 210 का है, देन 240 का। ये 3 टारगेट्स के लिए हम इसको अभी भी देख सकते हैं। समय हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंडेड लगे, मैं ये मान के चल रही हूँ कि 3 से 4 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको सारे टारगेट्स का वेट करना है तो थोड़ा सा दायरा जरूर बढ़ा लीजिएगा। एंड जो स्टॉप लॉस है जो कंसीडर कर रहे हैं बाइंग इसमें, वो 130 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस इसके लिए ना रखें, क्योंकि इसके बाद फिर इसकी भी गाड़ी जो है ब्रेक डाउन हो सकती है बुरी तरह से। तो ये इसका एक व्यू है। बाकी मीशो को मैं वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मीशो थोड़ा सा वीक काउंटर है विपुल जी। मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। बिजनेस मॉडल बहुत मैटर करता है, और उस बिजनेस मॉडल के साथ जब आप बहुत एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है तो वो भी मैटर करता है। एंड लास्ट ईयर एक ऐसा, लास्ट 1.5 साल ऐसा रहा है जहां पर ऐसे काउंटर्स बहुत बुरी तरह से पिटे हैं मार्केट में, जहां पर ओवर वैल्यूएशन मार्केट से चार्ज की गई और परफॉर्मेंस वैसी अगले क्वार्टर्स में जब वो लिस्ट हो गए नहीं बनी। तो क्लोजली वॉच करो जहां पे पैसा लगा रहे हो। फिलहाल मीशो की कंपैरिजन में ग्रो इज बेटर। मीशो के कंपैरिजन में जो है ग्रोथ ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौजूदा स्तर पर भी खरीदा जा सकता है। चलिए, आज एक और सेक्टर जो धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है, जहां बैक टू बैक जो है बिजनेस अपडेट निकल करके आई हैं, उस पर थोड़ी सी निगाहें जो है पैनी करते हैं। पहली कंपनी लेकर के आते हैं टाइटन लेकर के आते हैं। अमित सर, जरा देखिए टाइटन को आप, और ये बताइए अभी क्या करना चाहिए। आज शानदार रैली है जेम्स एंड ज्वेलरी में, ये काफ़ी लोगों के पसंदीदा शेयरों में शामिल है। 4.25% ऊपर, 4286 का लेवल, 174 रुपये ऊपर। क्या मौजूदा स्तर पर भी कोई गुंजाइश बन रही है? बीते एक महीने में करीब 14% चला है। तीसरे क्वार्टर के अंदर जो इनका घरेलू कारोबार है वो पिछले साल के मुकाबले 38% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि अब रिजल्ट जब आएंगे, अब ये कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या तो इससे बेहतर प्रदर्शन करे। तीसरे क्वार्टर में इंटरनेशनल कारोबार लगभग 80% बढ़ गया है। तो काफ़ी शानदार बिजनेस अपडेट जो है यहाँ पर रहे हैं। ओवरऑल कंज्यूमर बिजनेस में 40% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। आपका व्यू क्या रहेगा सर करंट लेवल पे? विपुल जी, स्टॉक मार्केट की यही खास बात है कि जो पकड़ के बैठता है उसको रिवॉर्ड जरूर मिलता है। आज टाइटन देख रहे हैं कि जिस किसी ने भी आज से 10-15 दिन पहले लिया होगा, 4000 के नीचे मिला होगा उसको, और आज अचानक से 40 to 80 का भाव चल रहा है, 40 to 89 का भाव चल रहा है। डेली चार्ट देखते हैं ना विपुल जी, तो सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो बाजार एक्सट्रीमली ओवरबॉट दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेकआउट के दृष्टिकोण से देखूं तो अभी भी बाजार में इसमें पोटेंशियल दिखते हैं। यहाँ पर तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, अगर डाउन साइड कोई करेक्शन ट्रिगर होता हुआ 4200 4180 के आसपास मिलता है तो ले सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा 4060 रुपए का, लेकिन टारगेट पोटेंशियल यहाँ से भी 4500 चल सकता है और नीचे टूटने के बाद भी 4500 रुपए चल सकता है। ये बात टाइटन को लेकर के निकल के आ रही है। मैम, जरा आप सेंको गोल्ड पे नजर डालिए। यहाँ पर भी धुआंधार रफ्तार, 10% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर क्या अभी कोई नई खरीदारी की चांसेस हैं क्या? हालांकि काफ़ी तेज हो चुका है, करीब एक समय था 12% से ज़्यादा की तेज़ी आ गई, और 368 रुपये 40 पैसे का हाई लगाने के बाद 12-13 रुपये नीचे 356 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई गुंजाइश है क्या मैम यहाँ पर? ये बहुत महंगा है अभी, यहाँ नहीं लेना चाहिए। लेना जरूर चाहिए लेकिन सही भाव पर। वो 330 के आसपास पे है, तो आज नहीं तो कल ये 330 के आसपास आ जाएगा। आसपास बोल रही हूँ, 5 पॉइंट्स प्लस माइनस के हिसाब से आप उसके देख लीजिए, लेकिन तभी खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो पेशेंस के साथ में वेट करो, ये भाव आना चाहिए। रही बात इसमें टारगेट, तो टारगेट अगर आपको 330 के आसपास के रेंज में मिल रहा है, आराम से 370 से लेकर के आप 425 तक के भाव को एज अ टारगेट आप रख सकते हो। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में मेंटेन करके रखिएगा 300 रुपए का, बस इतना ही। 10% का स्टॉप लॉस है, बहुत फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड।
तो पेशेंस के साथ में वेट करो ताकि अच्छे स्टॉक में अच्छे टाइम पर आपको एंट्री मिल जाए। और ये स्टॉक्स के मार्जिन फिलहाल आप इनके रिजल्ट्स आने दीजिए, आपको दिखेगा कि क्यों इनमें बॉटम बाइंग दिख रही है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशन है इन स्टॉक्स के। नाउ अगर परमिशन है तो एक स्टॉक और है इसी सेक्टर का, छोटा स्टॉक है लेकिन मूवमेंट अच्छा बन सकता है। कौन सा मैम, कौन सा? शैल आई शेयर दैट? ओके, RBZ, आई मीन अच्छा, RBZ। जी 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 जी, ठीक हाँ, ठीक। तो हम उसको देख सकते हैं जो कि अभी 158 159 की रेंज में हमको मिल रहा है। आज का जो इसमें टारगेट्स जो मुझे लग रहा है कि आज एक दो दिन के मायने से जब तक आपका सेनको आपको बाइंग देता है तब तक शायद इसमें आपको टारगेट मिल जाएगा। लगभग 175 रुपए का पहला टारगेट अगर अभी खरीद रहे हैं हम इसको, और लगभग 195 रुपए का दूसरा टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली रखिएगा 138 का, एंड एक्सपोजर छोटा रखिए क्योंकि आप देखेंगे टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों परसेंटेज वाइज बड़े हैं, तो समझ के काम करिए अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो। जी, RBZ ज्वेलर्स, जरा इसको गूगल फाइनेंस का भी चार्ट लगा करके हम लेकर के आते हैं। इसके टारगेट स्टॉप लॉस जो है आपको दिखाते हैं। 175 170 195 दो टारगेट यहाँ पर RBZ पे निकल करके आए हैं, और अभी जो है ये करीब चल रहा है 159 के आसपास। तो यहाँ से ठीक ठाक अपसाइड की उम्मीदें यहाँ पर की जा रही हैं। तो 175 पहला टारगेट, 195 दूसरा टारगेट, और यहाँ पर एक जो स्टॉप लॉस रखना है आपको वो 138 का रखना है। 138 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 7.5% ऊपर है। तो ये पूरे सेक्टर की जो तेज़ी है, अंबाला जी का मानना ये है कि जो शेयर काफ़ी चल चुके हैं वहाँ पर दांव लगाने के बजाय ये 6-7% ऊपर है, यहाँ पर अभी और अपसाइड की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। 138 का 20 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 175 पहला टारगेट, 195 दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे रखेंगे नज़र RBZ ज्वेलर्स पर, और जैसे ही यहाँ पर कोई तेज़ गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होती है या फिर अंबाला जी यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करती हैं तो दोबारा स्क्रीन पर इसको लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए अब 0.8% ऊपर निगाहें बनाए रखिए, और स्टॉप लॉस टारगेट का प्लीज़ जो है ध्यान रखिए। बहुत लोग सिर्फ टारगेट के बारे में बात करते हैं, जब भी शेयर कोई नीचे आता है स्टॉप लॉस क्या दिया था इसके बारे में बात नहीं करते। तो स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, अगर नहीं लगाते हैं तो बिल्कुल लगाना चाहिए। ट्रेड ही है, बाजारी है, पलट गया तो आपकी जो पूंजी है उसकी रक्षा करता है। 8.25% हो गया, अब 160 का स्तर देखने को मिल रहा है। निगाहें रहेंगी हमारी यहाँ पर, लेकिन इन सबके बीच में इसी सेक्टर से एक और शेयर लेकर के आते हैं, और वो है थंगामाइल। सर, थंगामाइल में भी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैम तब तक आप कल्याण ज्वेलर्स भी निकाल लीजिएगा, ताकि पूरे इस सेक्टर के अंदर जो मोमेंटम है उसमें कहाँ कहाँ इसको प्ले किया जा सकता है हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सर, थंगामाइल अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। THANGAMAYIL थंगामाइल ज्वेलरी, और ये अभी 5.25% ऊपर है। 3671 का लेवल जो है देखने को मिल रहा है। एक महीने में इसने भी 16% की रैली ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, पर क्या यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, सवाल ये बनता है। विपुल जी, देखिए इसका जो प्रीवियस टॉप लगता था 3480 के आसपास का लगता था, आज हमने वो भी इस हफ्ते हमने वो भी ब्रेक होते हुए देखा है। बाजार 3695 के आसपास चल रहे हैं। इसका पोटेंशियल अभी भी बने हुए हैं। 3915 और 4075 यहाँ तक बढ़ सकता है, लेकिन करेक्शन पे बाय करना चाहिए 3550 के आसपास मिले तो। और यहाँ पर भी लेना चाहें तो छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं कम एक्सपोजर के साथ। स्टॉप लॉस ओवरऑल होगा मोटा माटी 3400 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। 3975 तक के टारगेट पोटेंशियल दिखते हैं आगे आने वाले टाइम पर 8 से 15 दिन में। 8 से 15 दिन के अंदर, चलिए ठीक है। ये है बात थंगामाइल ज्वेलरी को लेकर के। मैम जरा कल्याण ज्वेलर्स पे भी नज़र डालिए, और चूंकि छोटे शेयरों पे भी आपकी निगाहें रहती हैं तो एक जरा देखिएगा जरा PC ज्वेलर्स जैसे शेयरों में कुछ हो सकता है क्या पहले, लेकिन कल्याण। हाँ, PC ज्वेलर्स में होल्ड कर रही हूँ, उसको मत पूछिए। ओहो, चलिए कोई बात नहीं। PC ज्वेलर्स इन माय पोर्टफोलियो, एंड चलेंगे, मतलब ये स्टॉक्स जो है जो नहीं चले हैं वो चलेंगे अभी, एंड दिस इज द टाइम एक्चुअली। सो आई एम होल्डिंग। इससे पहले भी एक बार नाम आया था इसका, तो उस समय पूछा था किसी ने कि PC ज्वेलर्स ले या फिर कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स ले या PNG ले ले। तो मैंने बोला था कि मैं PC ज्वेलर में क्योंकि मैंने 11.5 रुपए से 18 रुपए का प्राइस मैंने देखा, उसको बुक किया, फिर वापस मैंने री एंट्री बनाई, इसलिए मैं होल्ड कर सकती हूँ। लेकिन कंपैरेटिवली
अगर कुछ खरीदना है सेफर टाइप्स तो वो कल्याण ज्वेलर्स बनेगा, वो आपका पीएनजी बनेगा। एंड उसके बाद अब वो स्टॉक्स ने अच्छे परफॉर्म ही किया है, पीसी ज्वेलर्स ने उतना नहीं किया, बट लाइकली टू डू नाउ। बट आई एम होल्डिंग, इसलिए मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं दे सकती, बट पॉजिटिव आउटलुक है। चलिए, पॉजिटिव आउटलुक है यहाँ पर मैम का। लेकिन मैम कल्याण पे तो बताइए, कल्याण होगा वहाँ पर कि नहीं होगा? यस, थोड़ा सा नजरिया बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अब ये थोड़े से थकेंगे तो नहीं, लेकिन वैसे नहीं चलेंगे। जो एक मूवमेंट बॉटम बाइंग पे आता है ना विपुल जी, जैसे कि आपकी 450 460 की अगर आपकी बाइंग है, तो वहां वाला जो मूवमेंट होता है परसेंटेज वाइज काफी बढ़िया आ जाता है, और वो ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 12-13% का हो गया है। तो वैसा ही मूवमेंट अगर आपको लेना है, तो पिछली बार लगे थे कम समय, इस बार थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, तो वो ध्यान में रखें, वो समझे, एंड इसके बाद आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स अभी चल रहा है लगभग 525 के क्लोज में, तो 520 से 525 खरीदने लायक जोन है उनके लिए, जो अगले 3 महीने से 6 महीने इसको रख सकते हैं। बिकॉज जो यहाँ पर अब जो टारगेट ओपन होते हैं कल्याण ज्वेलर्स स्पेसिफिकली 580 रुपए से लेकर के लगभग आपको 650 रुपए के टारगेट आपको दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना मेंटेन करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पर 480 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो फर्स्ट टारगेट पर 1:1 की सिचुएशन बन रही है, इसके बाद ट्रेल जरूर कर लीजिए, और जा सकता है। बॉटम बहुत निचले स्तरों पर ये स्टॉक्स हैं अभी, एंड वैल्यू होती है इनमें, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो इंट्रिंसिक वैल्यू इन कंपनीज में होती है। इसके साथ साथ एक स्टॉक और है अगर समय है, टाटा केमिकल्स। जी, क्योंकि वो टाटा केमिकल्स, हम ये केमिकल्स स्टॉक्स की बात कर ही रहे हैं। टाटा केमिकल्स 2 रुपए चढ़ चुका है जब से मैं इसको कोशिश कर रही हूँ देने के लिए। तो करंटली इट इज एट 767 के पास में, यानी 767 के पास में ये अभी है। टाटा केमिकल्स अगर हम यहाँ से देखें, आराम से 805 रुपए का, एंड दूसरा टारगेट स्ट्रेट हमें 900 रुपए का दिख सकता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ही मैं सजेस्ट करूंगी, ट्रेलिंग नहीं। तो आप लोग यहाँ पर एक छोटे रिस्क पर, विच इज एट 725 रुपए का स्टॉप लॉस, अगर करंट एंट्री बना रहे हैं, तो 805 रुपए से लेकर के 900 रुपए तक के टारगेट हमको टाटा केमिकल्स में दिख सकते हैं। बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड एंड बॉटम बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। चलिए, ये आ गया स्क्रीन पर, नोट डाउन कर लीजिए। 805, 900, 805 एंड 900, 900। ये जो है बहुत लोगों की शिकायत रहती है, नंबर हिंदी में आप लोग नहीं बोलते हैं, तो प्रभु माफ कर दीजिए, कभी कभी फ्लो में हो जाता है, पर कोशिश करते हैं ज़्यादातर नंबर्स रिपीट कर दें इंग्लिश में। तो 805, 900 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह। फिलहाल के लिए 767 के आसपास ट्रेड करता हुआ एक स्टॉप लॉस दिया गया है 725 का, 725 रुपये का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर 805, 900 के टारगेट्स निकल करके आ सकते हैं 767 के जो है करंट भार प्राइस से। तो यहाँ पर भी जैसे जैसे यहाँ पर तेज़ी अगर बढ़ती है या फिर गिरावट ऊपरी स्तरों से आती है तो स्क्रीन पर लेके आएंगे, या फिर स्टॉप लॉस टारगेट जो है में कोई बदलाव यहाँ पर किया जाएगा तो फिर यहाँ पर इसमें जो है हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो नज़र रखिए इसको लेकर के, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है। इस बीच RBZ ज्वेलर्स जो इससे पहले कॉल थी, वो अब 160 के ऊपर निकलता हुआ 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी तेज़ी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 175 और 195 का टारगेट, यहाँ 2 ट्रेड अभी तक आपको मिल चुके हैं, RBZ और टाटा केमिकल, दोनों अलग अलग सेक्टर्स के। तो यहाँ पर निगाहें आप इन दोनों पर रखिए, और टाटा केमिकल 767 के आसपास ट्रेड करता है। ठीक, अब चलते हैं जरा एक इस सेक्टर की कल्याण ज्वेलर्स से जुड़ी हुई एक और जानकारी जो है PNG गडगिल, जिसका जिक्र अभी मैम कर रही थी। सर जरा PNG गडगिल को देखिए, PNG GAD GIL, ये भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये अभी 1-1.5 साल पहले ही लिस्ट हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं चार्ट्स? लंबा कंसोलिडेशन, लंबी सुस्ती के बाद अब जो है थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। इस रिकवरी में कहाँ तक जाएगा? आज 4% की तेजी है, आपका क्या व्यू है इस पर? सर ये हमारे पूना की कंपनी है, पूना का ही ओरिजिन है इनका। ये अभी ओवरऑल देखिए, अभी फ्रेश ब्रेकआउट आया है विपुल जी, 612 रुपए के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ये ट्रेड सेटअप को खराब नहीं करेगा। आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा लगता है 650 और हो सकता है प्रीवियस हाईस को टेस्ट करता हुआ नजर आए 680 के आसपास का। तो अगर किसी को बाय एंट्री प्लान करनी है तो 2 एंट्री होंगी। एक तो आज की क्लोजिंग अगर 632 रुपए आज करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होती है तो BTST किया जा सकता है, वरना करेक्शन में 623 रुपए में क्वांटिटी ऐड की जा सकती है और 616 रुपए में। तो ये 2 एंट्री पॉइंट होंगे। करंट मार्केट प्राइस में 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं।
रिमेनिंग 20% 623 में ऐड करिए और रिमेनिंग 20% 616 रुपए में ऐड करिए। स्टॉप लॉस होगा 610 रुपए के नीचे का। टारगेट इसके पोटेंशियल 660 रुपए और 690 रुपए आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, एक शेयर मैम छोटे शेयरों में शामिल है, अक्सर हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग का हिस्सा भी रहा है। यस बैंक जरा देखिए, यस बैंक में क्या कर सकते हैं। 23 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1% आज तेज है, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या बीच में ये उम्मीद है क्या, अभी जब से इनकी बिजनेस अपडेट आई है ना, इन्होंने अपने जो जारी किए हैं उसके बाद से थोड़ी सी रिकवरी एक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक खबर भी है, एनएसडीएल से रिटेल डीमैट अंडरटेकिंग ट्रांसफर को मंजूरी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है यस बैंक को। इसके अलावा यस सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। बीते एक महीने में करीब 5% के आसपास की तेज़ी यस बैंक के शेयर में देखने को मिली है। ट्रांसफ़र के लिए सभी जरूरी कदम जो है वो बैंक उठाएगा। हाल ही में अब इनके बोर्ड मीट भी होने वाली है, शायद 12-13 को, अभी 1-2 दिन पहले ही हमने बताया था 12-13 तारीख को होगी यहाँ पर। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी यस बैंक को लेकर के? यस बैंक जो इस महीने 5% चढ़ा, ये पूरा आपके व्यूअर्स को मिला है, क्योंकि 22 रुपए पर रिकमेंड किया था हमने, एंड 22 रुपए से 23 रुपए तक ये 5% का ही मूव है। तो पॉइंट वाइज बेशक कम लगता है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर समझे तो ठीक ठाक ही है। बाकी फिलहाल आगे क्या कर सकते हैं, तो जो फ्रेश बाइंग का व्यू बना रहे हैं, बनाइए थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोजर के साथ, बस क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है, दैट्स ऑल। बाकी फिलहाल यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट बची है कि नहीं, बची है, और अभी 23 रुपए है। यहाँ से आप अगला टारगेट आप लगभग 23 रुपए 80 पैसे का मान के चलिए, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो। बट अगर आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो 25 रुपए से 27 रुपए की आप इन्वेस्टमेंट तैयारी जो है रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जरूर आप 21 रुपए पर मेंटेन करके रखें, चाहे आप 22 रुपए पे आए थे या फिर आप 23 रुपए पर आ रहे हो, एंट्री बना रहे हो आई मीन, तो स्टॉप लॉस जो है वो 21 रुपए का ही रहेगा। उससे पहले इसमें एग्जिट की सिचुएशन नहीं बनती है, बशर्ते अगर आपको लग रहा है कि 22 रुपए किसी रीजन से आ जाए तो वहां पर थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज एडिशन करने की कोशिश कर लीजिए। लग नहीं रहा है हाल फिलहाल में आए, पहले ये ऊपर की तरफ ही निकलने जैसा लग रहा है। अभी भी खरीद सकते हैं ना 25-27 के टारगेट पे। ठीक, यस बैंक के बाद जरा लेकर के आते हैं सर, एक ये भी हमारे छोटे शेयर का हिस्सा रहा है, संवर्धना मदरसन। ये ऑटो इंसल्ट्री सेक्टर जो है ना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी, अच्छी रिकवरी आ रही है, उसमें एक शेयर जो है वो अच्छा मोमेंटम दिखाया है, अब 120 के आसपास पहुंचता हुआ। ये भी 4-5% चला है बीते एक महीने में। हमारे एक दर्शक का भी सवाल है इस पर, और जो है कह रहे हैं कि सर संवर्धना मदरसन में अभी क्या करना चाहिए, प्लीज़ इसको रिव्यू कर दीजिए। तो थोड़ा सा रिव्यू अगर आप कर दें सर, क्या करें, क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं भविष्य को लेकर के दिखाई दे रही हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? विपुल जी, चार्ट सेटअप बहुत बढ़िया है इसका, और अब मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन कर चुका है ऑलरेडी। अब इसमें 2-4 दिनों में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जो अभी बाजार का भाव 121 रुपए के आसपास का चल रहा है, 128 रुपए और 132 रुपए ऑन द वे है। लोअर साइड में 116 रुपए 60 पैसे के नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही है तब तक ये टेक्निकल सेटअप एकदम जोरदार है। तो करंट मार्केट प्राइस में भी अगर किसी को लेना है तो 116 रुपए 60 पैसे के नीचे के स्टॉप लॉस से 128 और 132 रुपए के टारगेट के लिए ले सकता है। अभी भी खरीद सकते हैं। टारगेट क्या बताया सर आपने? 128 रुपए और 132 रुपए। 128-132 के लिए अभी भी यहाँ पर मौके जो है वो तलाशे जा सकते हैं। संवर्धना मदरसन जो है ये अच्छा शेयर निकल करके आया। इसके लिए बस एक ही कंसर्न है थोड़ा सा, वो यूएस ट्रेड डील वाला मसला। फंडामेंटली चार्ट्स पे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है अमित जी को, उस पर अगर कुछ अपडेट आ जाती तो फिर इसके लिए तो और बल्ले बल्ले हो जाती। लेकिन इस बीच एक शेयर और जो कि आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, बहुत दिनों बाद हमने देखा कि टाटा समूह के शेयरों में फिर से जान आई है। टाइटन चल रहा है, टाटा मोटर्स पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, और आज चल रहा है टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा टेक्नोलॉजी पे मैम जरा नज़र डालिए, क्या करना चाहिए, टाटा टेक में क्या संभावनाएं आपको भविष्य के लिए दिखाई दे रही है? यहाँ पर आज अगर हम देखें तो करीब 4.25% ऊपर टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर 680 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई मतलब फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है? यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आई है मैम जेपी मॉर्गन की, और उन्होंने जो है अपग्रेड किया है टाटा टेक को, उसके बाद से ही रैली आई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाटा टेक को लेकर के? कई सारे स्टॉक में अपग्रेडेशन आया है, उसमें टाटा एलेक्सी है, केपीआईटी है, और उसमें टाटा टेक्नोलॉजी भी शामिल है। आपका व्यू टाटा टेक पे? देखिए, टाटा टेक 650 रुपए पर बाय रिकमेंडेशन में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, एंड आप देखेंगे कि 650 से 680 का मूवमेंट बहुत फास्ट और बहुत लोअर मतलब
एंट्री बहुत मायने रखती है और 650 पर हम इसमें एंट्री बना चुके हैं अपने स्विंग ट्रेड मेंबर्स के लिए। सो दिस इज द डिस्क्लोजर। नाउ आगे का क्या व्यू है, यहाँ पर आसानी से हम लोग, मुझे तो 700 रुपए का एक, किसी को फ्रेश एंट्री बनानी है मतलब डिस्क्लोजर के बाद भी, तो यहाँ पर 710 रुपए का एक पहला टारगेट मैं देख पा रही हूँ और लगभग 760 रुपए का। तो ये तो टारगेट्स है जो अचीवेबल है स्विंग ट्रेड के माध्यम से। बाकी क्योंकि आप इसमें एक बहुत ही बॉटम लाइन लेवल पर एंट्री बना रहे हैं, तो दिस इज द टाइम जहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचा जा सकता है। एंड इट वोंट डिसअपॉइंट दिस टाइम, क्योंकि आप एक अच्छे भाव पर एंट्री कर रहे हो। मैं फोकस बार बार अच्छे भाव की बात कर रही हूँ। तो 800 रुपए 820 तक भी ये जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अप टू 710 यानी 710 एंड 760, थोड़ा सा और मिड टर्म तक अगर आप इसको खींच सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो 800 से 820 भी आपको मिल जाएंगे। तो करंट प्राइस पर लेने लायक है। स्टॉप लॉस 630 का मेंटेन कर लीजिएगा। चलिए, तो करंट भाव पे लेने लायक है ये फिलहाल के लिए यहाँ पर राय निकल करके आती हुई। अच्छा, अभी जो है हमने 2-3 हाल की लिस्टिंग पे बातचीत की, मीशो हो गया, ग्रो हो गया। सर एक और शेयर है, वो है फिजिक्स वाला। ज़रा इस पर काफ़ी क्वेरीज, ये हमारे चैट बॉक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। मतलब इसमें कोई रिकवरी नहीं रही, कुछ में बहुत सारे शेयर ऐसे रहे जो उतने रिटर्न भले ही ना मिले हो, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिली। इसमें लगातार सुस्ती बनी हुई है। क्या कोई सलाह है सर आपकी फिजिक्स वाला में? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो एक कमेंट ऐड करना चाहूंगा कि आपने अभी अभी एक बात कही कि टाटा समूह में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हाँ। तो अपने बहुत सारे व्यूअर्स, अपने परिवार के मेंबर ऐसे हो सकते हैं जिनको इंडेक्स मैनेजमेंट नहीं पता है। तो ये होता है इंडेक्स मैनेजमेंट। कल हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री एक अकेला दिग्गज ऐसा शेयर है जो निफ्टी में 10% से ज्यादा का वेटेज रखता है। कल रिलायंस को हमने गिरते हुए देखा और टाटा में आपने आइडेंटिफाई करके अभी कहा कि टाटा समूह में 5 से 7% की तेजी आ रही है। तो विपुल जी, इस तरह से इंडेक्स मैनेजमेंट होता है कि कहीं ना कहीं अगर बाजार को सस्टेनेबिलिटी देनी है, क्रैश होने से बचाना है, तो इंडेक्स इसी तरह से मैनेज होता है, यानी अपने आप को इंडेक्स इस तरह से रोक के रखता है। तो जो मैंने व्यू शेयर किया हुआ है कि 25,975 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाती है और अगर इस तरह के समूह बाजार की गिरावट को कंट्रोल कर लेते हैं तो 27,500 का भाव मोस्ट लाइकली बाजार में लग जाएगा। तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट की एक सटीक एग्जांपल था हमारे सामने, जो हमारे दर्शकों के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। बाकी फिजिक्स वाला की बात कही सर आपने, फिजिक्स वाला थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा पेनफुल अभी और रह सकता है। ओवरऑल अगर ये गिरावट 123 रुपए के आसपास मिलती है तो वहां पर जरूर लेना चाहिए। तब उसके बाद हमें 132 रुपए और प्रोबेबली 136 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एंट्री प्लान करना थोड़ा खतरे से खाली हो सकता है। किसी भी दिन एक गिरावट मिलेगी, आप लोगों को एक बिड होती है गुड टिल कैंसिलेशन, जीटीसी बोलते हैं जिसको हम, या फिर उसको जीटीडी भी बोलते हैं कुछ ब्रोकर लोग। तो 123 124 के आसपास की वो बिड लगा के रखना चाहिए 132 और 136 रुपए के टारगेट के लिए। एग्जीक्यूट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये बात फिजिक्स वाला को लेकर के हो गई। 2 काउंटर लास्ट के अब डिस्कस करने का समय जो है हम इस सेगमेंट के लिए है, फिर अगले सेगमेंट की तरफ रुख करेंगे। पहला जो है वो मैम जरा देखिए IEX पे काफ़ी सारे अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आए हैं और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। करीब 2.5% की तेज़ी 150 के पार जो है ये पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। कल एकदम से जो है काफ़ी तेज़ी यहाँ पर आई और जो है इस तरह की बातें निकल के आई कि कपलिंग रेगुलेशन को लेकर के शायद वापस हो सकता है मामला। तो अब CRSC के मामले में अभी फ़िलहाल के लिए कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं हुई मार्केट कपलिंग को लेकर के। तो ये जो है ये इसको लेकर के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो है इसका विड्रॉल हो सकता है, इसके चलते जो है हम देख रहे हैं कि आज तेज़ी देखने को मिल रही है। APTEL में सुनवाई शुक्रवार के लिए फ़िलहाल तक के लिए अभी के लिए टाल दी गई है और रेगुलेटरी दबाव से कंपनी के रेवेन्यू मार्जिन पर जो है इसका असर होगा और उसके बाद से शेयर रिकवरी नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है 1.5-2 साल से बीच बीच में रैली आती है, फिर कोई खबर आती है, फिर नीचे जाता है। पहले मैम IEX आपकी टिप्पणी। IEX के ऐसे आप इसको देख सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकली आप इसको ट्रेड करो, आप इसमें फंडामेंटल्स को मत ढूंढिए। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो आप इसको हमेशा एक सही जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड फिलहाल के लिए IEX अभी 152 यानी 150-55 ये रेंज में बोल दे रही हूँ, क्योंकि अगले 1-2 दिन में यही रेंज जो है हमको ट्रेड होते हुए दिख सकती है।
तो इस रेंज में हम जब इसको खरीद रहे हैं, यानी हम इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में देख सकते हैं आज के प्राइस पर भी। एंड यहाँ से जो हम टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे मिनिमम, वो पहले ही टारगेट हमको 170, 170 एंड दूसरा टारगेट लगभग 185 का हम आराम से यहाँ पर देखने पाएंगे। रही बात स्टॉप लॉस, तो टेक्निकल स्टॉप लॉस मेंटेन करिए इसका, जो कि है 133। तो समटाइम्स प्राइस बहुत सिंपल होता है, वही बता देता है क्या करना है। तो इसने यही बताया है कि फिलहाल आप 133 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस रखो, जो कि रिसेंट सपोर्ट है। एंड इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस इसके लिए बन चुका था, आज बहुत टेक्निकल ही है ये ट्रेड, मतलब 170 से 190 के टारगेट का वेट कर लीजिए। समय कितना लग सकता है, आप इसको 2 हफ्तों से 7 से 8 हफ्ते का ही समय दीजिए, उतने में ये मूवमेंट हो जाना चाहिए। एंड जब हो जाए तो निकल भी जाइएगा, पकड़ के मत बैठे, क्योंकि फिर ये कूल ऑफ होगा और आपका प्रॉफिट वाइप आउट हो सकता है। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है, पकड़ के नहीं बैठना है। IEX पर फिलहाल के लिए रहा है, MCX पर लेकर के अब आप जरा टिप्पणी जानते हैं जी। अमित जी, जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, IEX की एक ब्लॉक डील हुई थी 25/7/2025 के दिन, जब ये बाजार जिस दिन क्रैश किया था, यानी अचानक से 170 180 से ये 140 तक ढह गया था। 145 के आसपास की ब्लॉक डील हुई थी, उसको पार करके बाजार 152 रुपए चल रहा है। तो अब ब्लॉक डील जिस किसी ने भी ली थी, उसको पता था कि बाजार वो सर, और ये जो भी ब्लॉक डील्स होती हैं, ये बड़े लंबे नजरिए के लिए होती हैं, ऐसे नहीं होती कि आज ले लिया कल बाजार 2-5 रुपए भाग गया तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा। तो 145 या 146 के लेवल में अगर मिलता है तो 142 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से, और टू भी और अगर थोड़ा सा उसको कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो 140 के नीचे के स्टॉप लॉस से 157 और 163 रुपए के लिए लिया जा सकता है। और ये अभी जिस किसी ने भी उस समय लिया होगा, बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी थी, तो अब उसको भी एग्जिट प्लान करने के लिए यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। हम जैसे एनालिस्ट की नजर में आएगा, ये जब भागेगा हम लोग बाय रिकमेंड करेंगे, तब वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक, और मेरा जो सवाल था आपसे वो MCX को लेकर के था, क्या सलाह रहेगी सर? सर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बढ़िया चल रहा है सर। अभी तो 2282 के आसपास का भाव है इसका। मुझे ऐसा लगता है कि ये पोटेंशियल अभी और कंटिन्यूएशन पे रहेगा। नो डाउट थोड़ा सा टेक्निकली अगर देखें मंथली और वीकली चार्ट को, तो एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये 1-2 हफ्तों में और एक्सपांड हो जाएंगे इसके टेक्निकल टारगेट्स। मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, 15 दिन के अंदर 2500 रुपए का भाव दिख सकता है। 2180 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से इसमें एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक, ये बात MCX को लेकर के निकल के आई है। चलिए, अब इस सेगमेंट को मुझे लगता है कि स्टॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं और अभी भी जो है बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो ट्रेंड में हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है इस सेगमेंट को समाप्त करना होगा, क्योंकि 11:30 बजे इस सेगमेंट को हमें अपने दर्शकों के लिए उपलब्ध कराना है और उसके बाद हमें अपने अगले सेगमेंट की तरफ भी जाना होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट को समाप्त करने के बाद 1-2 टिप्पणी हमारे दर्शकों की लेते हैं और उसके बाद से जो है अगले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। योगेंद्र चौहान जी का सवाल ले लेते हैं। योगेंद्र चौहान जी जानना चाह रहे हैं 3i इन्फो के बारे में। मैम, 3i इन्फो अगर आप ट्रैक कर सकें तो एक छोटी टिप्पणी इस पर, और सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे ट्राइडेंट को लेकर के कि ट्राइडेंट को क्या करें, और ये जानना चाह रहे हैं पीयूष जी कि क्या इसमें आगे तेजी रहेगी। पहले माला मैम आप बताइए 3i इन्फो। ये स्टॉक मैं ट्रैक नहीं करती हूँ। PI इंडस्ट्रीज बोला इन्होंने? 3i इन्फो नहीं, आई डोंट, मैं उसको ट्रैक नहीं करती। 3i, चलिए कोई बात नहीं मैम। 3i इन्फोटेक अभी चल रहा है 17 रुपये के आसपास। चलिए अभी जो है तब तक आप एक ओला देख लीजिए मैम, ओला या आइनॉक्स विंड देख लीजिए। हाँ सर, आप बताइए। जी सर। सर, 3i इन्फो में मैं देता हूँ व्यू। हाँ, 16 रुपए 80 पैसे के आसपास का भाव चल रहा है विपुल जी। 16 रुपए 42 पैसे के नीचे निकलता है तो थोड़ा पेनफुल हो सकता है, वरना ये बाजार अभी आने वाले टाइम पर 17 रुपए 20 पैसे और 17 रुपए 40 पैसे टेस्ट हो सकता है। किसी को लेना है तो ले सकता है। 16 रुपए 40 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और 17 रुपए 20 पैसे और 17 रुपए 40 पैसे के आसपास इसका मुनाफा ले लीजिए। बहुत बड़ी रैली आ जाए इसकी उम्मीद कम है। अगर कभी कभी हम देखते हैं बाजार में खतरनाक तरीके 10-15% की मूवमेंट आ जाती है, अगर वैसा कुछ इसमें मूवमेंट आया तो भी 18 रुपए 60 पैसे बेस्ट पॉसिबल टारगेट दिखते हैं। ठीक, चलिए तो ये बात 3i इन्फो को लेकर के निकल करके आई है। ट्राइडेंट के बारे में किसी ने पूछा था विपुल जी अभी। हाँ, ट्राइडेंट का चार्ट सेटअप बहुत ही खराब है अभी की स्थितियों में। मुझे ऐसा लगता है 23 रुपए 10 पैसे के आसपास का भाव आने वाले समय पे देखने को मिलेगा। 26 रुपए 35 पैसे का भी भाव चल रहा है, लेकिन 23 रुपए 20 पैसे भी भर के नहीं लेना चाहिए। 23 रुपए 20 पैसे में कुछ
25% इन्वेस्ट करना चाहिए और 20 रुपए 60 पैसे में दूसरा लॉट उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए 25% का। तो 50% ही इन्वेस्ट करना चाहिए और जिस दिन भी लोअर लेवल से 28 रुपए 80 पैसे का भाव कटता है उस दिन रिमेनिंग 50% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 34 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए। लेकिन करंट मौजूदा स्तरों पर लेना बुद्धिमानी नहीं होगी। ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। और इसी के साथ मैम एक टिप्पणी आपकी हम जानना चाहेंगे और वो TTML पे दे दीजिए मैम, बाकी चीज़ें छोड़िए, क्योंकि एक नितिन यादव जी हैं काफ़ी देर से कर रहे हैं कि आज तो बता दो सर TTML के बारे में प्लीज़। मेरे पास 100 शेयर हैं 168 पर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए जी? 168 वाला स्टॉक अभी मैं सही देख रही हूँ ना, TTML 48 के पास में है। बिल्कुल 168 की बाएंगे आपकी। बिल्कुल, अब इन्होंने लिखा तो यही है मैम, अब इनसे गलती हुई हो तो अब मुझे तो क्षमा कीजिएगा जी। देखिए ठीक है, मैं व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ, बाकी गलतियां कर रहे हो, ये वाली गलती मत करो, ये बहुत महंगी पड़ती है। स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दीजिए। वेल देखिए TTML इट्स अ काइंड ऑफ, आप इसमें एक टेक्निकल प्ले कर सकते हो तो कर लीजिए। फिलहाल मैं किस बेस पर आपको ये बोलूं कि आप इसको होल्ड करो या फिर आप इस कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है तो होप को ही ट्रेड करना है, उससे बेहतर है आप सिर्फ एक टेक्निकल प्ले भी कर लीजिए। फंडामेंटल्स में इसमें मुझे कुछ दिखता नहीं है। नाउ अगर रही बात कि आप करें क्या, 170 168 वाले सामान आपका 48 पर आकर बैठा है, मुझे लग रहा है कि मैं भी क्या बोलूँ आगे। नो एवरेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट ट्राई टू गिव सम टाइम। 3 महीने से ज्यादा का समय दीजिए मत। अगर आपको एक एग्जिट इसमें मिल सकता है तो मैं एक प्रॉफिटेबल थोड़ा सा कम लॉस वाला एग्जिट आपको मिल सकता है इसमें, जिसमें कि आप 55 से 60 रुपए की तैयारी थोड़ी सी कर सकते हो। इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन फिलहाल 3 महीने 4 महीने के अंदर मेरी नहीं है। 48 के आसपास में है। एंड ये पनिशमेंट मार्केट देगी आपको, मतलब अगर आप इसको सालों साल होल्ड भी कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अचानक से टर्न अराउंड यहाँ पर होने वाला है। तो दैट इज व्हाट एज ऑफ नाउ आई कैन सी। 60 रुपए के बाद में आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा 57 पर ट्रेल करके, फिर 65 गया तो फिर आप थोड़ा ट्रेलिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। बट एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करना है, फ्रेश बाय बिल्कुल अभी नहीं करना है। एंड बाकी सब भी जो इस TTML को देख रहे हैं कि अनुभव, अपने ही अनुभव से नहीं दूसरों के अनुभव से भी कई बार आप सीख सकते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सभी स्टॉक्स हर बार नहीं चलते, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट का आगाज करते हैं। समय इसके लिए थोड़ा कम है तो कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग थोड़ी छोटी छोटी टिप्पणियां करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज जो है हम, और चूंकि इन शेयरों पे लगातार बातचीत हो ही रही है हमारी, बात कर रहे हैं हम PSU स्टॉक्स को लेकर के। PSU स्टॉक्स में सबसे पहले बात उन्हीं शेयरों की करेंगे जिसमें कि अभी फिलहाल के लिए तेज़ी थमती दिखाई दे नहीं रही है, और वो है हमारे मेटल स्टॉक। मेटल स्टॉक्स पे मतलब क्या ही कहा जाए। नाल्को से शुरू करते हैं मैम, आपसे नाल्को से बताइए, और तब तक सर आप कॉपर और कॉपर की चाल के बारे में बताइए, कहाँ जाएगा सर, मतलब और कितनी तेज़ी बाकी है। हिंदुस्तान कॉपर हालांकि आज थोड़ा सा उतनी तेज़ी तो नहीं है लेकिन तेज़ तो है ही है। तो पहले लेकिन नाल्को से मैम आपकी टिप्पणी। नाल्को देखिए अभी चल रहा है 353 पर नेशनल एल्यूमिनियम, और ट्रेडर हैं तो डिप का वेट करिए, इन्वेस्टर हैं तो अभी भी खरीद के थोड़े स्लो मोड पर खरीदारी शुरू अब भी रख सकते हैं, क्योंकि मेटल्स का ये जो वादा है, मेटल्स का ये जो मूवमेंट है, ये 1 से 1.5 साल चलेगा, यानी 2026 और 27 का आधा साल भी मेटल्स के नाम रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा सिप के थ्रू आना शुरू करिए, ताकि जब जब थोड़ा बहुत डिप आए, अगर आपके पास फंड्स लिमिटेड हैं तो सिप शुरू कर सकते हैं अपने पसंद के स्टॉक्स में, और नेशनल एल्यूमिनियम इज वन ऑफ दैम। यहाँ से भी एक और टारगेट है जो बचता है, अभी हिट नहीं हुआ है, वो 370 का है। एंड ये होने के बाद 370 के बाद एक थोड़ा बहुत कूल ऑफ हम देख सकते हैं। बट जो लोग पहले से बने हुए हैं या फ्रेश बाइंग आज कंसीडर करना चाह रहे हैं, फ्रेश बाइंग वालों के लिए रिस्की, बहुत रिस्की एंट्री है। जो पहले से है उनके लिए एक सजेशन है मेरा कि 330 पर आपकी ट्रेलिंग जरूर कर लीजिएगा, अगर आप सिर्फ ट्रेडर हैं और अच्छे भाव की आपकी एंट्री है तो। हालांकि मेटल्स 1 से 1.5 साल अभी भी मजबूत रहेंगे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, क्या कहना चाहेंगे कॉपर के बारे में? लास्ट टाइम हमारी मेटल सेक्टर में बात हुई थी और मैंने कहा था कि मेटल सेक्टर को अभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, पोटेंशियल बड़ा बाकी है। लास्ट टाइम अपन ने इस हिंदुस्तान कॉपर को भी बेस्ट पिक में लिया था और उस समय भाव 440 और 460 के आसपास चल रहा था। आज बाजार का भाव 560 रुपए है, तो जिस किसी ने भी लिया होगा अपने वो शो को देखकर, उसका हुआ होगा लाभ माल। तो सबसे पहले भैया कमेंट कर दीजिएगा जिसका भी प्रॉफिट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, इसमें अभी भी 612 रुपए तक का पोटेंशियल बाकी है।
यानी यहाँ से 7 से 8% और प्रोबेबली 10% तक बाजार अभी और चलता हुआ दिख सकता है। एक डिप मिलने की संभावना है, अगर वो डिप मिलता है तो इसको 500 रुपए और 490 रुपए के आसपास अगर इनकेस मिल जाए धोखे से प्रॉफिट बुकिंग मोड पे अगर आता है तो यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटी विपुल जी, एक तो यहाँ से 612 चला जाएगा या फिर करेक्शन देने के बाद 612 जाएगा, तो यहाँ पर भी लेना ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव कम होना है, क्वांटिटी को अपने 10-20% मान लीजिए किसी को 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पर 10-15 रुपए का माल लेना चाहिए, और अगर थोड़ा करेक्शन में मिले तो और एक्यूमुलेट करना चाहिए 490 रुपए तक। ओवरऑल 610-612 का भाव स्क्रीन पे आने वाले टाइम पे छपना चाहिए। ठीक। और कॉपर का व्यू चाहिए था विपुल जी, कॉपर अभी एमसीएक्स में जनवरी वायदा 1332 चल रहा है, 1292 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक हम इसे 1400 के पार देख सकते हैं। अभी 1331 का भाव चल रहा है, तो यहाँ से कॉपर में भी एक अच्छी 7-8% की अपस्ट्रेंथ बाकी है। अब कौन सी फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज आती है जो 1400 रुपए तक बाजार के भाव को लेके जाएगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बाजार ऐसा लग रहा है कि इन प्राइसों को एक बार टेस्ट करेगा। 1292 का भाव जब तक नहीं कट रहा तब तक ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद नाल्को हिंदुस्तान कॉपर के बाद चांदी ने भी कल जो है वो हम देखेंगे कि काफ़ी धुआंधार रफ्तार रही है। मैम जरा जिंक देखिए, हालांकि शेयर में उतनी रफ्तार नहीं है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी हिंदुस्तान जिंक को लेकर के? देखिए विपुल जी, हम तो हर बार मतलब बार बार इस बात पे आ रहे हैं कि थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ जाए तो खरीदना है। तो तैयार वो आ रहा है, आने की अभी आया नहीं है, आ रहा है। तो 640 के आसपास में है। मुझे याद है मैंने 585 का भाव देके रखा है कि अगर 585-80 के आसपास आए तो खरीद लेना है। आने दीजिए और खरीदने की तैयारी रखिए। सिमिलरली हिंदुपेट्रो भी जब 1000 के आसपास था यही बोला था कि 800-820 के आसपास आ जाए तो आने दीजिए, वेट करिए और खरीद लीजिए। आज चेन्नई पेट्रो की बात है ये। चेन्नई पेट्रो आज 810-815 के आसपास आ रहा है। लेकिन बात यह है कि कितने लोग गिरते हुए सामान को, गिरते हुए ऐसे स्टॉक को तब खरीदते हैं जब वो अच्छे स्टॉक को गिरते हुए समय पर खरीदते हैं, क्योंकि वैल्यू बाइंग तभी मिलती है आपको। तो डिसीजन मेकिंग वहां पे बहुत मैटर करती है। तो हिंद जिंक, क्योंकि मेटल्स में अभी भी मजबूती रहेगी, डिप का वेट करिए, फिंगर क्रॉस रखिए कि डिप आए और आपको मिल जाए। और रही बात कि इसमें बाइंग 585 के आसपास, तो चेन्नई पेट्रो में भी आप क्या करें, फिर क्या कर रही थी आप, वो खरीद लें अभी? यस, चेन्नई पेट्रो देखिए 1000 की चीज जो उस समय थी अभी वो 800 के पास में आ गई, 810 पर आ गई है। इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा, सिर्फ प्राइस ने आपको बेटर एंट्री देने की कोशिश की है। ट्राई टू एंटर, और यहाँ से अगर आप एंट्री बना रहे हो तो आपको पहला ही टारगेट आपको 890 का और दूसरा लगभग 1000 का मिलने की चांसेस बनते हैं। और जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, 810 पे आ रहे हैं तो आपका एक स्टॉप लॉस 100 रुपए का लगभग आपका पहला टारगेट है, तो आपका स्टॉप लॉस 730 रुपए का मेंटेन करके चलिए। तो 1:2 तक के टारगेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है चेन्नई पेट्रो के साथ हिंदुस्तान जिंक का, कि जो हाल चेन्नई पेट्रो का आज से कुछ हफ्ते पहले था, नवंबर के मिड में था, वही अभी हमें यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक का दिख रहा है, बाकी सारे मेटल्स स्टॉक का दिख रहा है। तो थोड़े से करेक्ट होंगे, आप अपनी तैयारी रखो कि जब वो डिप में आए अच्छी चीज को आप खरीद सके। वही मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पर चेन्नई पेट्रो के माध्यम से कोशिश कर रही थी। चलिए, चेन्नई पेट्रो पे इतनी चर्चा हुई, एक बार भाव अगर दिखा देते तो मेहरबानी होती प्रोड्यूसर साहब। चलिए कोई बात नहीं, आ गया फाइनली 812 के आसपास अभी चल रहा है, 0.25% के आसपास की मजबूती जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चेन्नई पेट्रो पे रखिए नज़र। सर सेल क्या टिप्पणी रहेगी सर सेल को लेकर के? स्टील अथॉरिटी ये सर, इस पर जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर एक रुकावट है, वहाँ पर उसको पार नहीं कर पा रहा है। कितनी ताकत लगानी पड़ेगी सर सेल में? वैसी तो कोई दिक्कत है नहीं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सेल को लेके? सर करना चाहिए, पार 135 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ये मुझे ऐसा लगता है 157 का एक हर्डल रहेगा आगे, लेकिन 157 के ऊपर एक अग्रेसिव एक्सपांशन मोड पे जाएंगे चार्ट, तो वो टाइम पर हो सकता है मुझे सर 188 और 218 तक के भी भाव देखने को मिले। किसी को लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से लेना है तो बिंदास ले सकता है। इसका चार्ट सेटअप 127 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ये 200 रुपए का भाव भी टेस्ट हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस से ओवरऑल 141 रुपए तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पहला इसका हर्डल रहेगा 157 का। 157 का निकलने के बाद एक बढ़िया हरे नीले नए आसमान में जाने के लिए बाजार रेडी हो जाएगा, और वो टाइम पर हम 184 और 212 तक के भाव स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक, ये बात सेल को लेकर के निकल के आई है। सेल के बाद जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी पावर स्टॉक्स को लेकर के भी। मैम इरेडा देखिए, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं, काफ़ी लोगों के सवाल हैं यहाँ पर।
अभी क्या करना चाहिए? 1% की तेजी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 145 के आसपास का भाव, क्या संभावनाएं लग रही हैं करंट मौजूदा भाव से आपको? मैं चाहती तो ये थी कि ये 100 137 138 मिल जाए, वहां मिले तो ज्यादा बेटर है, लेकिन पहले ये लग रहा है कि ये चांसेस बन रहे हैं कि ये 153 रुपए पहले एज अ टारगेट हिट कर दे एंड देन उसके बाद 165। तो इसमें स्ट्रेटजी थोड़ा सा हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वो ये है कि अगर 137 पर आ जाए तो थोड़ा बहुत हम ऐड करेंगे, फिलहाल इस प्राइस में आना चाहिए, मतलब करंट प्राइस पर 145 के पास में चल रहा है, खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर है एवरेज के साथ भी और एवरेज के बिना भी, जो इसमें स्टॉप लॉस है वो 132 का मेंटेन करके 153 165 रुपए के टारगेट को, यानी 153 165 के टारगेट को तो बिल्कुल देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको देखें तो आगे और इसमें 10 से 15% की अपसाइड बचती है 165 के बाद भी। सो दिस इज द व्यू अबाउट इरेडा। सर जरा एसजेवीएन देखिए, एसजेवीएन में मतलब 2 दिन तो बड़ी तूफानी रैली रही, लगा कि मतलब सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन फिर थोड़ी सुस्ती में आ रहा है। पावर में कुछ दम दिखाई दे रहा है क्या? और ये जो 2 दिन से थोड़ी सुस्ती का माहौल है, क्या दूर हो पाएगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एसजेवीएन को लेकर के? सर मुझे लगता है डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देगा विपुल जी। अभी इसने 88 रुपीज के आसपास का भाव लगाया है। इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने इसको भी डिस्कस किया था जब 80 के आसपास था, और 88 के ही टारगेट दिए थे, और वही हाई लग के बाजार वापस नीचे आ रहा है। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है 80 और 81 के आसपास मिले तो विपुल जी वहां पर खरीदारी की जा सकती है। ओवरऑल आने वाले टाइम पर अगर इसको महीना 2 महीने का टाइम कोई दे सकता है तो 96 और 100 के आसपास का भाव टेस्ट हो सकता है। तो ओवरऑल स्टॉप लॉस लगा के चलना है इसको। अभी जो रिसेंट लो टेस्ट हुआ है 70 रुपए के आसपास का, 81 के आसपास बाइंग एंट्री प्लान कर सकते हैं। 70 के नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट 100 रुपए के आसपास के, टारगेट 100 रुपये के आसपास के। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इसको लेकर के। एसजेवीएन के बाद एक छोटी सी टिप्पणी एनएचपीसी को लेकर के भी काफ़ी क्वेरीज रहती है पावर में। एनएचपीसी में मैम देखिए ज़रा कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या, और क्या करना चाहिए? तब तक सर आप आरवीएनएल आईआरएफसी जैसे शेयरों को एक बार जरा देखिए। रेलवे में जो सुस्ती आ गई है फिर से, वहाँ पे कोई मौका तलाशना चाहिए, क्या करना चाहिए? लेकिन पहले अंबाला मैम आप एनएचपीसी। थैंक यू विपुल जी। विपुल जी मैं 83 पर है, ये 83 पॉइंट समथिंग 83.23 के पास में है। 80-81 रुपए में, यानी 82 81 के प्राइस पर ज्यादा कंफर्टेबल एंट्री है, एंड वो एंट्री आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा अगर वेट करें कुछ एक दिनों का तो हम 80 से 81 रुपए के प्राइस बैंड में इसमें एंट्री कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, दैट मीन्स आज एंट्री नहीं बनानी है सिंपल वर्ड्स में, एंड जो स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए यहाँ पर 77 इज मोर देन इनफ, जिसके अगेंस्ट में हमें जो टारगेट है वो 85 से लेकर के आराम से 90 तक के टारगेट तो मिल जाएंगे। उसके बाद ट्रेडिंग सजेस्टेड है, क्योंकि और भी रैली आगे बढ़ सकती है उसके बाद भी। सो फिलहाल प्राइस अलर्ट लगाइए ताकि आपको एंट्री सही मिल सके। ये थोड़ा महंगा भाव है, यहाँ पर नहीं एंट्री करनी चाहिए। चलिए यहाँ पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। सर से पूछते हैं, सर बताइए आप जरा, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी के लिए मौजूदा भाव पर, जो है रेलवे को लेकर के, खासतौर से आरवीएनएल या आईआरएफसी को लेकर के? विपुल जी आज हम शो कर रहे हैं 7 तारीख है। आज से 3-4-5 दिनों के अंदर, यानी हो सकता है हफ्ते भर के अंदर कोई एक पॉजिटिव न्यूज आए पूरे रेलवे सेक्टर के लिए और पूरा रेलवे चलने लगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आज अगर रेलवे में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तब हो सकता है हम उसको अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर पाए। आरबीएनएल की अगर मैं बात करूं विपुल जी, तो एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है आगे, लेकिन थोड़े करेक्शन में बाय करना है, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है। अगर ये अभी 364 रुपए के आसपास, 361 रुपए के, 360 रुपए के आसपास चल रहा है, एक एंट्री बनती है 355 रुपए की और दूसरी एंट्री बनती है 342 रुपए के आसपास की। 330 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से इसको 400 रुपए तक के भाव के लिए टारगेट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये 2 जगह पर एंट्री प्लान करिए, 400 रुपए और 390 और 400 रुपए के आसपास के टारगेट एक्सपेक्ट करिए। यानी ऐसा ना हो कि जब ये 390 चला जाए तब हम रेलवे को आइडेंटिफाई करें और फिर टॉप लेवल पे इसको बाय कर लें। ये बात है। चलिए तो ये बात हो गई आरबीएनएल को लेकर के। मैम रेलवे पे आपका व्यू क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी, और अगर किसी एक पर विशेष रुचि हो तो उस पर आपका मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप बताएं।
जी, मुझे आज के डेट में खरीदने लायक आईआरसीटीसी लगता है। बाकी सारे स्टॉक्स में 5 से लेकर के 15% तक का करेक्टिव मूव आना चाहिए। सो आज खरीदने जैसा आईआरसीटीसी इज इकलौता ऐसा स्टॉक लग रहा है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो फिलहाल के लिए हम देख सकते हैं, विच इज एट 670 एज ऑफ नाउ। एंड यहाँ से हमको 710 से लेकर के ट्रेड के जो टारगेट्स है, स्विंग ट्रेड के जो टारगेट्स है, यानी लेस देन 1 मंथ में हमें यहाँ पर 715 से लेकर के 760 रुपए के भाव आते हुए दिख सकते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन है इस काइंड के स्टॉक से, लेकिन जब ये चलता है तो वैसे ही चलता है। और हमेशा अमूमन यही देखा गया है कि सपोर्ट से जब न्यूज फ्लो हो रहा हो अराउंड कुछ बड़ा इवेंट हो रहा हो तो तब वहां पर इसके चलने की गुंजाइश ज्यादा बन जाती है। सो कंसिडरिंग ऑल दैट थिंग्स एट वंस, तो यहाँ पर अभी फिलहाल 670 के आसपास एंट्री बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस जो हमें यहाँ पर रखना है वो भी स्ट्रिक्टली इसके नीचे इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, वो है 630 रुपए का। तो करीब करीब आपका 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट उसके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक ठाक है। सेकंड में आपको अच्छा खासा एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा, तो सेकंड का वेट करिएगा ट्रेलिंग के साथ में। चलिए ठीक है, ये बात आईआरसीटीसी को लेकर के आ गई है। और अब बात कर लेते हैं बीडीएल को लेकर के। सर बीडीएल देखिए सर, कैसा लग रहा है करंट लेवल पे, और क्या यहाँ पर कोई मौके तलाशने चाहिए 1540 के आसपास? क्या राय रहेगी आपकी? बीडीएल अभी पूरे डिफेंस काउंटर में थोड़ा जोर तो पकड़ा है विपुल जी। अगर ये देखिए बीडीएल का ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 1598 का। 1598 के ऊपर निकलता है, क्लोज होता है, टिकता है, तो ये बाजार पोटेंशियल बनाएगा 1800 रुपए तक के टारगेट के लिए। इन्हें मोटा माटी 1600 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए हमें एक बड़ा टारगेट देखने के लिए। लेकिन अगर किसी को स्विंग ट्रेड करना है, छोटे अवधि के लिए ट्रेड करना है, तो इसको एक्यूमुलेट कर सकता है। एंट्री पॉइंट होगा 1515 के आसपास, 1490 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 1600 रुपए के टारगेट होंगे। चलिए, ये बात हो गई बीडीएल को लेकर के। और बीएल पे मैम आपका व्यू बता दीजिए, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा आप लोग कि कोई डिफेंस के पसंदीदा शेयर हो तो उसका नाम अगर आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। मैम पहले आप जरा बीएल पे। जी, बीएल के साथ मुझे केन्स पर भी बोलने का मौका दीजिएगा अगर समय है तो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम भी देख सकते हैं क्योंकि वो वहीं रहेगा 2-4 दिन प्राइस। वेल बीएल अभी देखिए, बीएल दिया ना, हाँ 414 के आसपास है, अभी भी लेट नहीं है। अगर मतलब आज खरीद सकते हैं, फिर इसके बाद अगर ये और 425-20 निकल जाए तो फिर ये महंगा पड़ेगा, फिर ये महंगा हो जाएगा आई मीन। तो अभी 414 के आसपास है ये विपुल जी, और यहाँ से भी एक अपसाइड की मूवमेंट जो बच रही है अभी इमीडिएट बेस पर, वो कम से कम 440 की और 500 की है। तो बीएल को इन दो टारगेट्स के लिए हम देख सकते हैं, जिसमें कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 380 रुपए का मेंटेन करके 414 पर एंट्री बनाई जा सकती है। व्यू आपका 3 महीने से कम का रखिएगा। अब 3 महीने में अगर आपको 500 तक के टारगेट मिल जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए, लेकिन अगर 3 महीने से आपको 500 का टारगेट नहीं जा रहा है तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन टारगेट आपको आ जाएंगे, ये व्यू है। तो एक नया अपसाइड का मूवमेंट बीएल में बाकी है, बहुत अच्छा कंसोलिडेट हुआ, अब यहाँ से निकलने की जरूरत है इसको। एंड वैल्यूएशन पार्ट बहुत कंफर्टेबल है। वैल्यूएशन पार्ट अच्छा लग रहा है। और डिफेंस में मैम कुछ अच्छा लग रहा है आपको? डिफेंस में मैं बार बार आइडिया फोर्ज का नाम ले ही रही हूँ। डेटा पैटर्न्स, आइडिया फोर्ज ये ठीक ठाक है, तो डेटा पैटर्न्स को हम लोग देख सकते हैं। आइडिया फोर्ज आज फिर से 473 के आसपास ही आ गया है वापस से। तो यही रेंज मैंने उस दिन भी समझाया कि 430 से लेकर के 500 की रेंज में, 510 की रेंज में ये थोड़े दिन आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। सो दिस इज एन एक्यूमुलेशन जोन फॉर दिस काइंड ऑफ काउंटर्स। तो इसके बाद जो मूवमेंट पकड़ेगा ये अच्छा चल सकता है। तो आप अभी उसी रेंज में हैं, 473 के आसपास से खरीदारी कर सकते हैं। रेंज कुछ दिन जो ट्रेड होगी वो 430 से 510 की है। इसके बाद इसमें अपसाइड का मूवमेंट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनने जैसा लग रहा है। दूसरा स्टॉक है आपका डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स को अगर देखें अभी तो मैंने 2300 का, मैं चाहती हूँ कि 2300 रुपए का वेट करिए। अभी 2600 के आसपास है, आज नहीं तो कल किसी भी रीजन से जब ये 2300 के आसपास आए तो खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल थोड़ा सा रुकिए एक बेटर प्राइस के लिए। बेटर प्राइस के लिए थोड़ा रुकने की सलाह है यहाँ पे राय निकल के आती है। सर आपका कोई पसंदीदा शेयर? नहीं सर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इनकेस अपर साइड का ब्रेकआउट आता है, निफ्टी 27,500 के आसपास का भाव टेस्ट करती है, तो सारे डिफेंस स्टॉक में एक बार प्रॉफिट बुक करके बजट के बाद रीएंट्री प्लान करनी चाहिए। 27,500 अगर आ जाता है उसके बाद की बात कर रहे हैं ना सर आप? 27,500, 26,800 से 27,500 के आसपास जब निफ्टी दिखने लगे, मिलने लगे, तब डिफेंस स्टॉक से एक बार एग्जिट प्लान कर लीजिए और फिर बजट के 8 दिन बाद बाजार को वापस से पार्टिसिपेट करिएगा, स्पेशली डिफेंस सेक्टर को।
चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। बाजार बिल्कुल हिलने को राजी नहीं है, एक रेंज बाजार ने पकड़ी हुई है, वही निफ्टी आसपास घूमता हुआ। चलिए अभी शुरुआत में आपने बोला था बाजार थका रहा है, ये वाकई में थका रहा है और ब्रेकआउट के नजदीक है, ब्रेकआउट के नज़दीक है। चलिए ठीक है, अब इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त, नए सेगमेंट की करते हैं तैयारी। और इस बीच हमारा पोल भी चल रहा है लगातार, और इस पोल के अभी तक के जो रिजल्ट सामने आए हैं, बड़ी टफ फाइट चल रही है। मतलब सोचिए कि 26,100 के नीचे क्लोजिंग होगी, ये कहने वाले 26% लोग हैं। 26,100 से 150 के बीच की क्लोजिंग होगी, ये कहने वाले 23% है, 3% का अंतर है। 26,150 से 26,200 के बीच क्लोजिंग होगी, ये कहने वाले 27% है, और ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। यानी 27, 26, 23 और बीच में आ गया है 24%। ये 26,200 से ऊपर की क्लोजिंग बता रहे हैं। बाजार के उतार चढ़ाव में क्या खरीदें, क्या बेचें, और क्या कह रहे हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, और उनकी रिपोर्ट्स पर क्या मुहर लगती है हमारे एक्सपर्ट की। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम ब्रोकर बोले। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल हर्ष, मतलब वो जो कभी खुशी कभी गम के वो शाहरुख खान की जो ड्रेस होती है ना, वो पहन करके बिल्कुल एकदम बहुत शानदार। हर्ष बताइए आज की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, कौन से सेक्टर को लेकर के आए हैं? सर सबसे पहला जो स्टॉक है वो हम बैंकिंग सेक्टर की, प्राइवेट बैंकिंग की सेक्टर की बात करें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप देखिए न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 105 रुपए के इन्होंने यहाँ प्रति शेयर के भाव के आसपास के टारगेट्स दिए हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पे देखिए कि इनका कहना है कि बैंक जो है ट्रांजिशन जो मोड है उससे निकलकर स्टेबिलिटी और मुनाफे की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज इन्होंने कासा की बात की, कासा जो है वो 50% तक पहुंचता हुआ दिखा है यहाँ पर। और इनका कहना है कि उधारी के ऊपर जो निर्भरता है वो भी काफी कम हुई है यहाँ पर। होलसेल से हटकर यहाँ पर जो रिटेल फोकस बैंक जो है बनता हुआ दिख रहा है पूरे तरीके से यहाँ पर। FY 26 से लेकर 28 में लोन जो है उसमें जो ग्रोथ है वो 20%, डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 22% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से उम्मीद की संभावना जताई जा रही है यहाँ पे। फीस इनकम की बात करें पीयर्स के मुकाबले तो यहाँ पर बेहतर दिख रही है। यहाँ पे लागत कम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बेहतर स्थिति दिखा सकता है, आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट की बात कीजिए या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कीजिए, यहाँ पर भी एक अच्छे नंबर आने वाले समय में दिख सकते हैं। और सबसे जो चीज इन्होंने कही है यहाँ पर कि सेक्टर में जो सबसे तेज अगर आप ईपीएस अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखें तो इसी बैंक का दिखता है। जी, ये बात आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के 105 के टारगेट, 20 रुपए ऊपर के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। अमित सर सहमत हैं आप न्यूमरा की इस रिपोर्ट से? काफी अग्रेसिव टारगेट है। जी सर। यस सर, सहमत हूँ। आईडीएफसी अच्छा काम भी कर रहा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ओवरऑल ये 75 रुपए का मंदा नहीं लगता है, 105 रुपए, लेकिन इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कम से कम 4 से 5 क्वार्टर, हो सकता है 1.5 साल के आसपास का वक्त लग जाए। लेकिन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आईडीएफसी फर्स्ट मुझे अच्छा लगता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसके बाद जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद अगला शेयर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी किस सेक्टर से निकाली है आपने? जी सर, बेसिकली ऑटो सेक्टर है, टाटा मोटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 450 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया। पैसेंजर व्हीकल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इनका देखिए इन्होंने बाकायदा पूरा जो ब्रोकरेज में लाइन थी कि सन बिहाइंड द डार्क क्लाउड, यानी कि इसका मायने ये होते हैं कि अब जो है अनिश्चितता के बादल वो छटते हुए दिख सकते हैं यहाँ पर। ये इनका कहना रिकवरी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि FY 26 में जो रैंसमवेयर था, टैरिफ थे, उस तरह की चिंताएं थोड़ा सा हल्का जो है वो होती दिख सकती हैं। JLR का जो स्केल है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लागत जो है वो कंट्रोल में दिख रही है, यहाँ पे मार्जिन जो है वो सुधरते हुए दिख सकते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मार्केट में जो रिकवरी, यहाँ पे जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात की इन्होंने कि यहाँ पे जो है रिकवरी दिख रही है, उसका फायदा होगा। 2026 में कुछ नए जो है मॉडल्स कंपनी जो है वो लॉन्च करती दिख सकती है, उसका भी फायदा मिलेगा। टाटा मोटर्स लंबे समय बाद टाटा शेयरों में रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 2% नीचे जरूर है, लेकिन सीएलएसए का मानना है 450 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैम, आज टाटा के कई शेयरों में बात हुई, टाटा मोटर्स पे नहीं हुई। आपका व्यू क्या है टाटा मोटर्स को लेकर के, और सीएलएसए की रिपोर्ट से सहमत है आप? Yes, I do agree with it। और 450 तक की ये बात करें, बट इट मे रीच विद इन 1 ईयर 510 तक। तो टारगेट थोड़े से मतलब ठीक ठाक है। वैसे 360 वाले स्टॉक के लिए 450 कम टारगेट नहीं है, लेकिन ये और अच्छा चल सकता है। तो अभी रिजल्ट्स जो आएंगे ना, ये रिजल्ट्स के ऊपर बहुत
ये क्वार्टर एक ठीक ठाक हो गया, अगला क्वार्टर भी, ये सारी चीजें जब ठीक ठाक होने लगेंगी तो ये स्टॉक्स, मैं ये बोल के चल रही हूँ, मतलब ये एक्सपेक्टेशन और प्राइस में वो चीज दिखती है कि ये 700 वाली रेंज में टाटा कमर्शियल व्हीकल्स एंड टाटा पर्सनल व्हीकल्स, टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल दोनों अपने 700 की रेंज में अगले 1 से 1.5-2 साल के अंदर में ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे। तो जो इन्वेस्टर्स है, जो धैर्यवान इन्वेस्टर्स हैं, उन टाटा मोटर्स में काम करने वाले स्टॉक्स लोग वैसे चाहिए। तो जो इम्पेशंस लोग हैं, बहुत जल्दी इधर उधर क्या करूं वाले लोग नहीं चलेंगे इसमें। आप पहले स्टॉक को समझ लो, उसके चाल को समझ लो, फिर आप इसको 1 से 2 साल के लिए रख लो, तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे सकते हैं। आई एग्री विद दिस रिपोर्ट। 450 तो वेरी पॉसिबल है, 400 510 भी जा सकता है। चलिए, तो कुल मिला जुला करके लब बोलो अब ये है कि शेयर में दम है, क्योंकि कीमत यहाँ कम है। तो अब यहाँ से जो है नई तेजी की शुरुआत की जा सकती है। ऐसा थोड़ी है कि खाली सारे डायलॉग अमित जी मारेंगे, एक आध हम भी मतलब जो है बीच बीच में ट्राई कर लेते हैं अमित सर, आप लोगों के साथ बैठ करके। चलिए वापस चलते हैं जरा हर्ष के पास। हर्ष, तीसरी कंपनी के बारे में जरा चर्चा कर ली जाए। जी, रिलायंस की, और हमने देखा कि बहुत पिटाई हुई, लेकिन ब्रोकरेजेस जो है इसके उलट देख रही हैं, यहाँ पे एक अच्छे नंबर्स देख रही हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है यहाँ पे 1830 रुपये प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य ये दे रहे हैं यहाँ पर। इनका कहना है कि अगर आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी देखें तो निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। 19% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। आगे भी जो है ये पॉजिटिविटी स्टॉक में बनी रहेगी। यहाँ पे FY27 के लिए कामकाजी मुनाफे की बात कर रहे हैं, 13% की ग्रोथ ये मान के चल रहे हैं, देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जियो का काफी बड़ा योगदान आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है इसमें। और जो इसकी लिस्टिंग की भी बात करिए, ब्रोकरेज ने कहा है कि FY26 के मिड में यहाँ पर इसकी लिस्टिंग होगी। वैल्यू अनलॉकिंग का निवेशकों को मौका मिलेगा यहाँ पे, रिटेल से लेके और जो दूसरे इसमें सेक्टर्स हैं यहाँ पर इसके अंदर कंपनी के अंदर, तो वो मिड टीन के अंदर 13 से लेके 20%, 18-19% के आसपास की जो ग्रोथ है वो दिखा सकते हैं यहाँ पर। FMCG की बात कर लीजिए, चाहे न्यू एनर्जी की बात कर लीजिए, चाहे डाटा सेंटर की बात कर लीजिए, यहाँ पे तमाम इस सेगमेंट में रिलायंस के अंदर ये जो ब्रोकरेज है काफी पॉजिटिव दिख रहा है। 1830 तक के टारगेट यहाँ पर रिलायंस पर निकल करके आ रहे हैं। रिलायंस में एक साथ कई सारी रिपोर्ट्स जो है देख रहे हैं कि आती हुई दिखाई दे रही हैं। जेफरीज काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। शुरू में थोड़ा फ्लैट था, अब थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट अभी फ्लैट ही है। अमित सर, क्या व्यू आपका? पहले भी आपसे आपका नहीं, शायद आप दोनों का व्यू लिया था। अभी आपकी राय क्या रहेगी रिलायंस को लेकर के? क्या करना चाहिए रिलायंस पे करंट लेवल पे? विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसकी एंट्री पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। एक अभी तो 1506 रुपए का भाव चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का। ये तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। इसकी एंट्री पॉइंट्स बनते हैं, पहला तो 1490 रुपए, दूसरा बनता है इसका 1390 रुपए, 1460 रुपए, 1460 रुपए, 1490 रुपए, 1390 रुपए तक, यानी कि 1490 से 1390 तक बिंदास बाय करना चाहिए। 1360 का मंदा नहीं लगता है। 1830 के टारगेट अच्छी होते नजर आ सकते हैं, नजर आने चाहिए कुछ समय में, साल 1.5 साल में। ठीक, ये बात रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के निकल के आई है, सकारात्मक व्यू निकल के आया है। अच्छा, एक शेयर आप दोनों में से कोई भी देख लीजिएगा, काफ़ी क्वेरीज है, वो है टाटा का एक और शेयर टाटा पावर को लेकर के। तो चलते चलते इस पर एक टिप्पणी ले लेंगे, लेकिन पहले जरा हर्ष के पास एक बार और चलते हैं और अगला सेक्टर या अगला ग्रुप जो है वो कौन सा है वो जरा हर्ष से पूछ लेते हैं। जी, टाटा ग्रुप की बात कर लेते हैं। टाइटन के ऊपर रिपोर्ट आई है यहाँ पर, और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 4850 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। इनका कहना है कि जो Q3 के अपडेट्स हैं वो काफ़ी पसंद आ रहे हैं इनको। रेवेन्यू में एक अच्छा उछाल दिखता है यहाँ पे। ज्वेलरी सेगमेंट में जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है वो काफ़ी पसंद आ रही है इनको। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आने वाले क्वार्टर में मार्जिन में थोड़ा सा दबाव ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप एबिट ग्रोथ की बात करें वो मजबूत बनी हुई है यहाँ पे। वॉचेस, आई केयर या फिर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, यहाँ पर भी आने वाले क्वार्टर्स में स्थिति जो है वो बेहतर दिख रही है यहाँ पे। तनिष्क को लेकर ये काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। नए स्टोर्स में जिस तरह की ग्रोथ है वो इनको काफ़ी पसंद आ रही है। कैरेट लेन को लेकर भी काफ़ी कह रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ आने वाले टाइम में दिख सकती है। ओवरऑल जो कंज्यूमर डिमांड है उसकी बूस्टअप के दम पर इनकी जो ये टाइटन इनको पसंद आ रहा है। टाइटन जो है पसंद आ रहा है। टाइटन पे भी हम लोगों ने बात भी की, मतलब जो है टाइटन की से जुड़ी एक और कंपनी यहाँ टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई। मैम, क्या टिप्पणी आपकी? गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, 4860 का टारगेट, अभी लगभग 4300 के आसपास ट्रेड करता हुआ, करीब 500-550 के ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं टाइटन पे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
फिलहाल के लिए इस प्राइस पर मुझे ये महंगा लगता है। अगर आप इस रिपोर्ट को देख करके करंट बाय करने का विचार कर रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइए। साल भर के दायरे से आज जो टारगेट है वो 5,000 तक जा सकते हैं, मतलब अंडर टारगेट्स दिए इन्होंने, थोड़ा कम टारगेट्स दिए लगता है। तो 4,850 फर्स्ट टारगेट है, लेकिन सेकंड टारगेट आप इसको 5,000 तक भी देख पाएंगे। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन, कब खरीदें? अभी खरीद ले क्या? तो अभी खरीदना महंगा पड़ेगा, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे आप? तो मेरे हिसाब से 1-2-4 दिन का वेट कर लीजिए। उस 2-4 दिन में हो सकता है कि आपको ये 4100 से लेकर के 4150 के भाव पे मिल जाएगा एक्चुअली, फॉर दैट मैटर। एंड स्टॉप लॉस जो है 3,800 का स्टॉप लॉस लगा करके देन आप इसको होल्ड करके बैठ सकते हैं। तो मार्जिन वगैरह कंपनी में ठीक ठाक है, परफॉर्मिंग आगे भी रहेगी, लेकिन बाइंग अपना सुधारने की कोशिश करिए, बाइंग अपना अच्छा लेने की कोशिश करिए। रिपोर्ट के तुरंत बाद मत खरीदो, फिलहाल महंगा है। फिलहाल महंगा है। अमित सर जरा एक छोटी टिप्पणी कर दीजिए ना टाटा को लेकर के, टाटा पावर पे, और साथ ही साथ आप लोगों के अब डिस्क्लोजर लेना चाहेंगे। चारों हो गए ना हर्ष जी जी? तो अमित जी बताइए जरा टाटा पावर पे एक व्यू, दर्शकों की बहुत बिल्कुल, टाटा पावर थोड़ा करेक्टिव हो सकता है आने वाले समय पे भी। अभी 383 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। अगर ये 378 रुपए के आसपास मिले तो उस डिप को एंजॉय करना चाहिए, यानी बाय करना चाहिए। 373 रुपए के स्टॉप लॉस से वहां से चलना चालू करता है तो हो सकता है हम 400 के पार इसको देखें। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम शेयरों पे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बीच बज गए हैं 11:30 से ऊपर, और 11:30 बजे हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है। और यहाँ पर जो है क्या छोटे शेयरों पे लगाएं दांव या बड़े शेयरों में होगी कमाई, आज के तमाम ट्रेंडिंग स्टॉक्स को हमने शामिल किया है, जिसमें आज मतलब काफ़ी ज़्यादा शेयरों पे बातचीत हुई है। RIL, HDFC बैंक, मीशो, ग्रो, टाइटन, सेंको गोल्ड, RBZ ज्वेलर्स, थंगामेल ज्वेलरी, कल्याण ज्वेलर्स, टाटा केमिकल, PNG गेटगिल, यस बैंक, संवर्धना मदरसन, टाटा टेक्नोलॉजी, फिजिक्स वाला, IEX, MCX। इनमें से किसी भी शेयर पे आपकी कोई दुविधा, कोई सवाल, कोई अभी भी असमंजस की स्थिति हो तो जाइए सेगमेंट देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियाँ, अपने विचार हमारे साथ अवश्य शेयर करें। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई। अब आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे, और दोपहर 1 बजे हमारे साथ होंगे डॉक्टर रवि सिंह जी आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। 9354027995 2 से 2:30 के बीच में हमारे साथ राघवेंद्र जी मौजूद होंगे। तो अपने प्रश्न भेजते रहिए, आपके प्रश्नों के उत्तर 1 से 2:30 के बीच में हम लेंगे। अभी के लिए उन तमाम दर्शकों से, जैसे काफ़ी लोगों के नाम तो मैं भूल गया, लेकिन काफ़ी लोगों के सवाल थे। सुधाकर चौबे जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, सुनील बिष्ट साहब हैं, तो उनसे माफ़ी चाहेंगे, उनके सवाल हम नहीं ले पाए। तो हम भी अब कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। जाकर के आप सेगमेंट देखिए, 1 बजे वापस लौट करके आइए। हमारा मैम डिस्क्लोजर आपका। विपुल जी, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं आज भी। मैक्सिमम स्टॉक्स ऐसे रहे जो बहुत ट्रेंडी भी हैं और हमारे नंबर्स के पास भी रिकमेंडेशन के तौर पर रहते हैं, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म बेट के तौर पर, स्विंग ट्रेड के तौर पर, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज के तौर पर। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड बट एज फार एज इज माय पोर्टफोलियो कंसर्न, तो PC ज्वेलर्स, जिसका नाम आज आया है जब हम गोल्ड स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे थे, वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में अभी भी है। तो बाकी और कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जो पर्सनल पोर्टफोलियो में अभी भी रखा हुआ है। सो दैट्स ऑल, डिस्क्लोजर यही है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आप सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क समझ के काम करिए। TTML जैसे केस दोबारा ना हो, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।